अस्सलामुअलैकुम। आज हम मिड टर्म सिलेबस का ना मॉड्यूल नंबर 3 करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कैलकुलेशन वाले बहुत ज़्यादा, और काफ़ी कंसेप्चुअल जो है ना वो थियोरेटिकल जो है वो बेस एमसीक्यूज़ भी आते हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से मुराद ये है कि पैसे की कदर और उसके वक़्त के साथ तायुन। ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देखो, सबसे पहले तो ये है कि आप ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट लोगे कि वो क्या होती है। फिर जो मनी होती है ना आपकी, वक्त के साथ उसके ऊपर आप जो है वो उसका इंटरेस्ट जो है ना वो वसूल करते हो। ठीक है। यानी कि अगर आप अपनी जो मनी है उसकी वैल्यू को टाइम पे डिवाइड करते हो, यानी ज़्यादा वक्त कम वक्त के लिए इस तरह से डिवाइड कर लेते हो, तो उससे फिर आपका क्या होता है भला, कि पैसा जो है ना उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलना होता है वो उसका फ़ायदा ले रहे होते हो आप। मिसाल के तौर पे आज मुझे पैसे दिए जाने हैं 100 रुपया। अगर मुझे कोई कह दे कि आप 2 दिन के बाद ना 150 ले लेना, तो इस तरह वो इजाफी जो मुझे 50 रुपये मिलेंगे ना वो मेरे लिए एक इंटरेस्ट होगा। ठीक है। तो उसके बाद ये होती है कि जो आपकी वैल्यू होती है ना उसकी एक फ्यूचर वैल्यू होती है। ठीक है। और एक होती है प्रेजेंट वैल्यू। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके देखेंगे, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। फ्यूचर वैल्यू तो वो वैल्यू है जो आपको फ्यूचर में मिलनी है, ज़ाहिर है। यानी आज से 10, 15, 20 हज़ार, 100, 150, 200 महीनों के बाद। अगर प्रेजेंट वैल्यू कहें तो वो ये है कि जो आज की डेट के अंदर आपकी किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है ना वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे आ जाता है जी कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। इसके अंदर ये एग्जांपल वो कह रहा है कि अगर आपके पास आज 10,000 रुपये हैं और 1 साल के बाद वो क्या होगा आपके पास, क्या आप आज 1,000 रुपये लेना पसंद करोगे, या अगर आपको 1 साल के बाद 1,000 1,10,000 रुपये दिए जाए तो वो पसंद करोगे। तो वो कहता है कि ये जो 10,000 रुपये है ना, या फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपये है, जो 1 लाख रुपए, ये 1 लाख आज की डेट में जो आपको दे रही है ना वो आपकी उसकी करंट वैल्यू है। ठीक है। यानी आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है। और जो ये 1,10,000 रुपये आपको 1 साल के बाद जो मिलना है ना वो उस 1 लाख की फ्यूचर वैल्यू होगी। ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू वो है जो इन टाइम आपको मिल रही है उस वक़्त जब आप खड़े हैं। ठीक है। उसकी जो एग्जैक्ट जो भी अमाउंट आपको मिलेगी ना किसी भी चीज़ की, वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। और अगर वही कीमत आपको 2 साल, 3 साल, 1 साल, 6 माह, 3 दिन के बाद अगर मिलनी है, और वो कुछ इजाफी अमाउंट के साथ मिलनी है, या फिर वो हो भी सकता है कि वो इजाफी अमाउंट ना मिले। समझ रही, अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, तो आज की डेट में आपको जो अमाउंट मिलेगी ना, हो सकता है वो आप लालच कर रहे हो, मुझे 2 महीने 2 साल के बाद 1 लाख की बजाय मुझे 1,10,000 मिलना है। तो हो सकता है वो आप जो है वो नुकसान में भी जा सकते हो। तो फ्यूचर जो है वो रिस्क होता है, वो परसेप्शन है, वो अनसर्टेनिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ऐसी अमाउंट जो इंस्टेंट और आज की डेट में आपको मिलनी है ना वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। और जो आपको आज के बाद आने वाले वक्त में मिलनी है ना, ठीक है, वो आपकी फ्यूचर वैल्यू कहलाती है। तो अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना उसका कंसेप्ट हम देखते हैं कि क्या है। वो कहता है इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना वो क्या होती है जी। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको इंटरेस्ट अर्न करने पे ना आपकी मदद करती है। कि देखो आज की डेट में मुझे 100 रुपये मिल रहे हैं ना, तो 2 दिन के बाद अगर मैं लेता हूँ तो मुझे, मैं यही कहूँगा ना, अगर कोई बंदा मुझे आज, मैंने किसी से पैसे लेने हैं, ठीक है, अगर मैं आज उससे पैसे ले लेता हूँ तो मुझे 10,000 रुपये मिलेगा फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर मैं उससे 10 माह बाद, अगर वो कह रहा है कि मुझे 10 माह बाद जो है ना वो मैं आपको ये 10,000 दूंगा, तो फिर मैं उससे कोई ना कोई चीज़ डिमांड करूँगा कि ठीक है आप आज की डेट की बजाय मुझे 10 साल या 10 माह बाद दे देना, लेकिन उसके ऊपर मैं फिर उसको एक्स्ट्रा चार्जेस लूँगा उसके ऊपर, क्योंकि मैंने उसको अपना टाइम दिया है, अपना वक्त दिया है, अपने रिस्क जो है ना उसको बढ़ाया है मैंने। तो इस चीज़ के बढ़ाने पे मुझे उससे कोई ना कोई मफाद जो है ना वो लेना, तो उसको इंटरेस्ट कहते हैं। तो टाइम जो है ना वो आपको अलाउ करता है, इजाज़त देता है टू अर्न इंटरेस्ट, कि आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, बट लेकिन यू हैव टू डेफर द यूज़ ऑफ मनी। तो इससे जो है ना वो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी जो मनी है ना वो तब्दील भी होती रहती है। मिसाल के तौर पे कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई को कहते हैं। कि आज आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, अगर आपको 2 साल बाद 150 रुपया मिलेगा तो वो कोई फ़ायदे में नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस वक्त आपकी जो इन्फ्लेशन, महंगाई है वो बढ़ चुकी हो। समझ आ रही है ना। तो इस तरह से जो मनी होती है ना वो अपनी वैल्यू को डिग्रेड कर देती है, कम कर देती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इट इज़ द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज। तो इस तरह से वो कहता है कि इससे ना
आपकी जो प्राइस और कमोडिटी की जो सर्विसेज होती है ना उसके अंदर इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को ये नाम दिया गया है। अब ये मरूज़ी भी आ सकती है, ठीक है। तो ये फ़िलहाल मैं ना स्लाइडों को एक्सप्लेन करते हुए ये लेक्चर सीरीज़ बना रहा हूँ। इसके बाद मैं नोट्स पे बनाऊँगा, फिर मैं गेस्ट दूँगा, उसके बाद मैं इसके जो है वो जो MCQs है ना उनके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो इट इज़ द ग्रेजुअल इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज। तो इससे मुराद सर्विसेज और कमोडिटी के ऊपर जो है वो ग्रेजुअल इंक्रीज़ इजाफे का नाम है, ठीक है। तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी कि चीज़ों की कीमत और उनकी सर्विसेज जो है ना उनके अंदर इजाफा हो जाने का नाम इन्फ्लेशन एंड महंगाई कहलाता है। तो हाउ डू वी रिलेट इन्फ्लेशन टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो हम जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इन्फ्लेशन वो कैसे वक्त रिलेट करेंगे। तो भाई वक्त के साथ जो है वो टाइम जो है ना उसके ज़्यादा गुजरने के साथ आपकी इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। तो इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी वी डू नॉट डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट इन्फ्लेशन, वाई नॉट। वो कहते हैं कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसको हम डायरेक्टली इन्फ्लेशन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भाई जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना वो हमें ये बताता है कि बाज़ जो आपका वक्त के साथ जो इंटरेस्ट लेना होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि आपकी जो महंगाई की बढ़ने की शरह होती है वो कम होती है और आपका जो इंटरेस्ट आ रहा होता है ना वक्त के साथ वो बाज़ का ज़्यादा होता है। तो उस सूरत में आपको बेनिफिट हो रहा होता है, ठीक है, यानी आपका एक्सटेंड करने से टाइम। तो ये बात है। उसके बाद आगे जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। देखो जो इंटरेस्ट होता है ना उसको दरअसल आपका एडिशनल अमाउंट होती है जो आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसकी सूरत में आपको मुआवजा दिया जाता है, वो इंटरेस्ट कहलाता है। और वो आज की डेट की बजाय आप फ्यूचर के अंदर जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि अगर मैं इतना टाइम किसी को दे देता हूँ अपनी पैसे मनी को लेने में तो मुझे उसके ऊपर क्या फ़ायदा हासिल होने वाला है। इस चीज़ का नाम जो है वो फॉर गोइंग जो है ना वो कहा जाता है इस चीज़ को, ठीक है। तो इजाफी अमाउंट जो आप एक इन्वेस्टर जो है वो हासिल करता है अपनी मनी को फ्यूचर के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करके, समझ आ रही है। यानी कि उसने आज अपनी पैसे जो लगाया है ना वो फ्यूचर के अंदर उस पैसे से जो हासिल होने वाला मुनाफा है ना वो जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है उसको एडिशनल अमाउंट को जो है वो सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट कहा जाता है। तो इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग अ रेट। अब जो इंटरेस्ट है ना उसको कैलकुलेट किया जाता है कि वो आप अप्लाई करते हो एक रेट को किसके ऊपर, ऑन एन अमाउंट, एक अमाउंट के ऊपर। अगर तो रेट इंटरेस्ट का जो अप्लाई किया गया है ना ओरिजिनल अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर तो वो जो है ना आपका सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। देखो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट जो है ना वो फॉर एग्जांपल 10 है, 10 रुपये है। अगर मैं कहूँ कि इस 10 रुपये के ऊपर 1% आपको इंटरेस्ट दूंगा मैं, यानी अगर आप मुझे 10 रुपये देते हो ना तो मैं आपको उसको 11 रुपये करके लौटाऊंगा। तो इसका मतलब हुआ 1% जो है ना वो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट ले रहे हो। तो ये वो बात कर रहा है कि जो इंटरेस्ट होता है वो कैलकुलेट किया जाता है उसके ऊपर अप्लाई करके रेट को, ठीक है, जो भी रेट होगा। अगर तो रेट इंटरेस्ट इज़ अप्लाई किया जाए ना डायरेक्ट ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर, यानी मैं कहूँ कि 1 लाख रुपया था, 1 लाख के ऊपर ना 10% इंटरेस्ट लगाओ, कितना बनेगा। तो मैं डायरेक्ट 1 लाख के ऊपर 1 लाख को 10% के साथ ना ज़रब दूंगा, यानी कि 1 लाख ज़रब 10%। 10% से मुराद होता है 0.10। समझ आ गई, ये मुराद है इससे। परसेंट जब भी आप ख़त्म करोगे ना उससे मुराद होता है कि आपने 100 से डिवाइड कर देना है। तो ये बात है। वो कह रहा है कि अब कि अगर तो आप ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो ना रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, तो इसको ना आप सिंपल इंटरेस्ट कहोगे। क्या कहोगे? सिंपल इंटरेस्ट कहोगे। याद रखना है आप लोग, ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर जब भी डायरेक्ट आप इंटरेस्ट रेट अप्लाई करोगे तो उसको जो है वो सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है। अब है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। उससे क्या मुराद है कि आज की डेट के अंदर आपको 1 लाख रुपया मिला, ठीक है, फिर आपको 1 साल बाद उस 1 लाख के ऊपर 1,000 रुपया और मिल गया तो 1 लाख 1,000 रुपया हो गया। अब अगले साल 1,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, मतलब आपको बेनिफिट हासिल होगा। और उससे अगले साल जो है वो फिर उस पीछे वाली जो टोटल अमाउंट जो अकामुलेट होके आ रही है ना, इकट्ठी होके आ रही है, उसके ऊपर लगना होता है। तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो लगता है ना उस चीज़ का नाम कंपाउंड इंटरेस्ट है कि वो कंपाउंड हो गया है, इकट्ठा हो गया है। समझ आ रही है। तो जब भी मैं कंपाउंडिंग का जिक्र करूँगा ना उससे मुराद है फ्यूचर की तरफ से आने वाला फ्लो। और जब भी मैं डिस्काउंटिंग की बात करूँगा तो इसका मुराद है प्रेजेंट की तरफ से जाने वाला फ्लो, यानी आज की डेट के से फ्यूचर की तरफ जाने वाला जो पैसे का फ्लो होता है उसको डिस्काउंटिंग कहते हैं, ठीक है। और कंपाउंडिंग कहा जाता है कि फ्यूचर वैल्यू को मालूम करने का अमल, फ्यूचर वैल्यू को आज की डेट में मालूम करने का अमल, यानी आज की डेट के अंदर मैं अगर आने वाले फ्यूचर में जो मुझे अमाउंट होनी है उसकी अगर मैं डेट आज मालूम कर लूँ तो उस चीज़ का नाम कंपाउंडिंग होता है।
और अगर आज की डेट को मैं आने वाले वक्त के लिए मालूम कर लूँ तो वो डिस्काउंटिंग होता है। तो हमेशा जो फ्यूचर अमाउंट होती है ना, जो फ्यूचर की अमाउंट आती है, वो प्रेजेंट अमाउंट के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के ऐड होने के बाद आएगी, समझ आ रही। और जो प्रेजेंट वैल्यू आती है ना, वो हमेशा फ्यूचर वाली अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस करके आएगी, ये याद रखना है। आगे फार्मूले आएंगे वो बता दूंगा। मैं जो बोले जा रहा हूँ उसको सामने लिख के ज़रा देखोगे ना, फिर समझ आएगी। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ आल्सो चेंज्ड विद द सर्टन रेट के साथ जो तब्दील होता रहता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ दैट हेयर द रेट इज़ अप्लाइड ऑन द बैलेंस अमाउंट। यानी सिंपल इंटरेस्ट के अंदर तो आपका बैलेंस अमाउंट जो होती है ना, उसके ऊपर मतलब इंटरेस्ट लग रहा होता है। मिसाल के तौर पे जो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के है ना, के दरमियान यही फ़र्क है कि द रेट जो होते हैं ना कंपाउंड में, वो इंटरेस्ट के बैलेंस के ऊपर लगता है। जैसे कि प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस, मतलब वही बात आ गई ना। कंपाउंडिंग से मुराद मैंने कहा है फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, फ्यूचर में आने वाले पैसे का फ्लो होता है, फ्यूचर में आने वाले, ठीक है। तो वो जो हम फ्यूचर की वैल्यू मालूम कर रहे होते हैं, उससे मुराद दरअसल होता है हमारे पास आज की वैल्यू, और उसके अंदर जो हम फ्यूचर की तरफ गए हैं ना, वहाँ पे हमने जो इंटरेस्ट वसूल करते रहे हैं हम हर साल। फॉर एग्ज़ाम्पल आज 1000 रुपये है, ठीक है, मैं 5 साल के बाद 5000 रुपये मुझे मेरे पास आ गए हैं, और उसके ऊपर जो है वो कैसे वो 5 आया, क्योंकि वो 1000 तो मेरी इन्वेस्टमेंट थी ना, प्रेजेंट वैल्यू थी, प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, उसके अंदर उसका इंटरेस्ट ऐड होता गया। तो वो 5 साल के बाद फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है वो 4 साल के बाद फॉर एग्जाम्पल मुझे 5000 मिल गया है। तो इसका मतलब 1000 तो मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी, और 3000 जो था मुझे जो है वो इंटरेस्ट मिला है। तो इस तरह टोटल मेरे पास जो पैसे हैं वो 4000 हैं। तो इसका मतलब है मुझे 3 साल के बाद 4000 मिलेगा, और 4 साल के बाद मुझे 5000 रुपये मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, कंपाउंड का मतलब है इकट्ठे करना, तो वो हमेशा फ्यूचर की तरफ जाते हुए आप इकट्ठे करते जाओगे। फ्यूचर की वैल्यू हमेशा जब भी आएगी वो कंपाउंड होगी। किस चीज़ की कंपाउंड होगी? वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो भी आपने इन्वेस्ट की होगी उस वक्त से लेके, और आपको उस फ्यूचर वैल्यू तक के अरसे में मिलने वाले इंटरेस्ट का मजमूआ होगा। सिंपल लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं। यानी इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है फ्यूचर के, यानी फ्यूचर कहा जाता है कंपाउंड को, और डिस्काउंट कहा जाता है प्रेजेंट को, ठीक है, बैलेंस अमाउंट के ऊपर। तो प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस इंटरेस्ट होता है। उसके बाद आगे कंपैरिजन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो चार्ज किया जाता है प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, जो कि सेम रहता है, और कंपाउंडर इंटरेस्ट होता है ना वो करंट बैलेंस के ऊपर जो है वो अप्लाई किया जाता है, जो कि इंक्रीज़ होता रहता है वक्त के साथ, जो रेट उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा उस हिसाब से। तो इस तरह जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना वो हमेशा ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट की निस्बत। पता है ना आप लोगों को कि जो मैंने पहले भी कहा है, सिंपल इंटरेस्ट लगता है आपकी ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो बैलेंस के ऊपर लगता है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा जो है ना वो प्रेजेंट वैल्यू और आपके आने वाले जो इंटरेस्ट होता है ना उसके मजमूए के साथ मिलके टोटल दे रहा होता है। तो वो तो हमेशा होना ही ज़्यादा है फिर, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज ज़्यादा होगा। किससे? सिंपल इंटरेस्ट से। कंपाउंड के अंदर तो भाई आपका इंटरेस्ट प्लस आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट दोनों इकट्ठी होकर शो होती है, बैलेंस अमाउंट बताता है वो। उसके बाद आगे हमारे पास प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू जो है ना वो कैसे आप सिंपल इंटरेस्ट से मालूम करते हो। अब प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं पहले क्या होती है। प्रेजेंट वैल्यू जो दरअसल ना आपकी करंट वैल्यू होती है, यानी आज के वक्त के अंदर जो आपकी वैल्यू है, और जो वैल्यू है मनी की एट प्रेजेंट यानी मौजूदा वक्त में। अब जो कैलकुलेशन है ना प्रेजेंट वैल्यू, वो इम्पोर्टेंट होती है किस हिसाब से? फ्यूचर के हिसाब से। याद रखना है, प्रेजेंट वैल्यू इम्पोर्टेंट होगी फ्यूचर के रेफरेंस से। और अगर हमें वो कहता है एक अमाउंट दी जाए, फ्यूचर के अंदर दे दी जाए, और हमें कहा जाए कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करो, तो हमें उसका एक फार्मूला जो है ना वो लगाना पड़ेगा। समझ आ गई है? तो ये याद रखना है, फ्यूचर वैल्यू के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रेजेंट वैल्यू की, प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको पड़ेगी फ्यूचर वैल्यू की, क्योंकि ये दोनों फार्मूले जो है ना इनके एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। उसके बाद फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? फ्यूचर वैल्यू दरअसल वैल्यू है मनी की जो आपको फ्यूचर में मिलनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 1 साल के बाद आपको, या फ्यू ईयर के बाद, समझ रहे, कोई भी वैल्यू जो मिलनी है ना वो आपकी फ्यूचर वैल्यू कहलाएगी। और जो फ्यूचर वैल्यू आपने मालूम करनी होती है ना वो इंपॉर्टेंट होती है प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। पहले भी बता चुका हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू किस रेफरेंस से ज़रूरी मतलब इंपॉर्टेंट होगी? फ्यूचर के हिसाब से। और फ्यूचर वैल्यू किसके? प्रेजेंट के हिसाब से। तो इफ़ अगर वी हम एन एक अमाउंट टुडे इट विल बी मोर इन द फ्यूचर, तो इससे मुराद सिंपल ये है कि अगर हम आज की डेट के अंदर कोई ना कोई अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर के अंदर वो आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक तो आज इन्वेस्टमेंट की है ना आपको, एक तो ओरिजिनल अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट कर दी,
अब आने वाले वक्त में फ्यूचर के अंदर आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। तो वो इंटरेस्ट आपको जब तक मिलता रहेगा, वो इकट्ठे होकर पैसे आपको मिलते रहेंगे, और वो वक्त भी आएगा जब आपकी इन्वेस्टमेंट जो टोटल की होती है वो भी पूरी हो जाती है, और उसके बाद जो है वो आप बेनिफिट जो है वो हासिल करना शुरू कर देते हो, यानी इंटरेस्ट की सूरत में मुनाफा आना शुरू हो जाता है। तो इफ़ वी हैव एन अमाउंट टुडे, अगर हम आज की डेट में कोई ना कोई अमाउंट रख रहे हैं, तो उसकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। अब आ गया प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को कैसे आपस में कैलकुलेट करना है। वो कहता है प्रेजेंट वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट की जाती है कि आपने सब्ट्रैक्ट कर देना होता है इंटरेस्ट को फ्यूचर वैल्यू में से। अब इसका फार्मूला क्या बना, सामने दस्ता रख के बैठ जाओ, ठीक है, क्लिप बोर्ड रखो, पेपर रखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो। देखो, पी वी इज़ इक्वल टू एफ वी माइनस इंटरेस्ट। ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आ गया सिंपल इंटरेस्ट में। क्या बोला, पी वी यानी प्रेजेंट वैल्यू बराबर होगी फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट को निकाल दोगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू जो है ना वो हमेशा प्रेजेंट की वैल्यू के बराबर होगी, लेकिन फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होती है। क्यों, कितनी ज़्यादा होती है कि जो इंटरेस्ट मिला होता है उतने ज़्यादा होती है, तो उतने ज़्यादा को हम माइनस कर देंगे तो एफ वी इज़ इक्वल टू पी वी इज़ इक्वल टू एफ वी माइनस इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ आ गई। तो इसका मुराद हुआ, इससे मतलब ये हुआ कि जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो डिफरेंस होता है फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट के निकाल देने से। यानी ज़ाहिर बात है कि जो फ्यूचर वैल्यू होती है ना वो हमारे पास ज़्यादा होती है प्रेजेंट वैल्यू की निस्बत। कितनी ज़्यादा, इंटरेस्ट जितनी अमाउंट, क्योंकि फ्यूचर में आपको इंटरेस्ट मिला होता है, तो जितना इंटरेस्ट मिला होता है वो माइनस कर दोगे फ्यूचर में से, फ्यूचर वैल्यू में से, तो वो ओरिजिनल अमाउंट आ जाएगी। ओरिजिनल अमाउंट क्या होती है, आपकी प्रेजेंट वैल्यू। तो पी वी इज़ इक्वल टू एफ वी के बराबर हो जाएगा। कब जब आप उसमें से इंटरेस्ट निकाल दोगे, तो ये बराबर फार्मूला हो जाएगा पी वी इज़ इक्वल टू एफ वी माइनस इंटरेस्ट के। अब एफ वी किसके होगा, एफ वी दरअसल यानी फ्यूचर वैल्यू दरअसल बराबर होती है कि फ्यूचर की जो टोटल वैल्यू आ रही होती है आपके पास वो प्रेजेंट वैल्यू यानी आपने जो इन्वेस्ट की होती है वो वैल्यू प्लस उसके अंदर जो है वो आपका इंटरेस्ट होता है वो आपने ऐड कर देना होता है। तो उससे मुराद हुआ कि एफ वी इज़ इक्वल टू पी वी यानी प्रेजेंट वैल्यू प्लस जो है वो इंटरेस्ट के बराबर होती है, ऐड कर देना है, ठीक है। अब प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू को सिंपल इंटरेस्ट के से हम ज़रा मालूम करके देखते हैं। यहाँ पे देख लो, एक ना अमाउंट दी हुई है 1 लाख रुपया जो इन्वेस्ट की गई है 1 साल के लिए, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलना है ना आपको 10% मिलना है हर साल। तो वो कहता है यार इसकी ना इंटरेस्ट बताओ पहले तो कितना है, और फिर ना इसकी फ्यूचर वैल्यू भी बताओ। सबसे पहले तो हमें पता है कि जो इंटरेस्ट होता है ना वो हमने मालूम करने के लिए क्या करना है भला, डायरेक्ट हम जो है ना इसका फार्मूला होता है बच्चों दरअसल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू यानी कि मतलब अमाउंट, ठीक है, इन्वेस्टेड अमाउंट यानी प्रेजेंट वैल्यू ज़रब आर ज़रब टी, यानी कि पी वी ज़रब आर ज़रब टी होता है। पी ज़रब आर ज़रब टी कह दिया जाता है इसको। पी से मुराद है प्रिंसिपल अमाउंट, ज़रब आर से मुराद है रिक्वायर्ड रेट, ज़रब टी से मुराद है टाइम यानी साल। तो यहाँ पे पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी 1 लाख रुपया, ज़रब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कितना था आर 10%, ज़रब ईयर कितने थे 1 साल के लिए तो 1 आ गया। तो इसका मतलब वो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है भला, पी आर टी क्या है भला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी। पी से मुराद है प्रिंसिपल, आर से मुराद है रिक्वायर्ड रेट और टी से मुराद है ईयर्स। तो ये टोटल जो इंटरेस्ट आपको 1 लाख के ऊपर 1 साल के बाद मिलेगा वो होगा 10,000 रुपया। उसके बाद हमने मालूम करनी थी फ्यूचर वैल्यू। तो हमें पता फ्यूचर वैल्यू बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट के। तो प्रेजेंट वैल्यू से मुराद दरअसल प्रिंसिपल अमाउंट है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी थी 1 लाख रुपया, प्लस इंटरेस्ट कितना आया 10,000 रुपया। तो जो फ्यूचर के अंदर हमें अमाउंट मिलने वाली है 1 साल के बाद वो उस 1 लाख के ऊपर हमें कितना मिलेगा 1,10,000 रुपये मिलेगा। और 10,000 इसमें क्या होगा वाला इंटरेस्ट की अमाउंट होगी जो हमें एक साल के बाद मिलेगा अपनी 1 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब हमारे पास आ गया कि अगर इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाए 2 सालों के लिए, तो फिर वो कहता है कि क्या होगी इंटरेस्ट की अमाउंट और फ्यूचर अमाउंट। देखो जहाँ पे दो पहले 1 लगाया था ना, अब वहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो ये इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा पी ज़रब आर ज़रब टी। पी से मुराद है प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं, ज़रब आर से मुराद है रिक्वायर्ड रेट और टू से मुराद है ईयर्स। तो ये 20,000 हो जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल था हमारी जो इन्वेस्टेड अमाउंट थी 1 लाख, प्लस इंटरेस्ट हमें मिलेगा कितना भला 20,000। तो ये कितना हो गया टोटल 1,20,000 बनेगा, ठीक है। अब कहता अगर फ्यूचर वैल्यू जो है ना अमाउंट की वो 1,10,000 रुपये हो और 1 साल के बाद जो है वो प्रेजेंट वैल्यू बताओ कितनी होगी अगर 10% जो है वो रेट मिले आपको इंटरेस्ट का, ठीक है। पहले हम मालूम करेंगे कि पी वी यानी प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है
कि प्रिंसिपल अमाउंट में से आपने इंटरेस्ट को निकाल देना होता है, ठीक है। क्योंकि पहले हम मालूम करते थे फ्यूचर वैल्यू, अब हमने मालूम करी है प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे देखो ना, एफ वी मालूम कर रहे थे, एफ वी तो हमेशा प्रिंसिपल के साथ ऐड होती है हमारा इंटरेस्ट, और जो प्रेजेंट वैल्यू है वो बराबर होती है कि प्रिंसिपल में से माइनस करना होता है इंटरेस्ट, पहले भी बता चुका हूँ। तो ये याद रखने, पी वी इज इक्वल टू प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जो प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट के अंदर जो वैल्यू आएगी ना, वो फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट को निकाल देने के बाद आती है, क्योंकि इजाफी एक्स्ट्रा जो चीज़ होती है ना फ्यूचर में, वो होती है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे तो वो आज की डेट की जो भी वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू बराबर प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल था 1,10,000, इंटरेस्ट था 10,000, तो निकाल लो, बाकी जो आएगा वो बता दो। अगर क्वेश्चन वो कहता है इस तरह आ जाए कि आपने ना इंटरेस्ट बताओ कितना है, आर मालूम करना है और आपको अमाउंट दे दी जाए, तो इसके लिए दो फार्मूला होगा ना, वो हम वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये फार्मूला याद रखना है कि अगर आप लोगों को आर मालूम करना पड़ जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो कैसे मालूम करोगे, वो बराबर होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एफ वी, यानी कि चलो प्रेजेंट की बता देता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एफ वी बटा 1 प्लस आर टी, ये होता है, ठीक है। तो ये सिंपल है कि 1 साल के लिए अगर दिए हो, रिक्वायर्ड रेट भी दिया हो, तो ये इस तरह होगा। अगर ज़्यादा सालों के लिए है तो फिर इसके लिए हम ज़रा अलहदा से फार्मूला यूज़ करेंगे जो आगे बताऊँगा, सही है। अब ये पता होना चाहिए कि अगर आर मालूम करना हो ना आपको, अकेला आर, तो उसके लिए फार्मूला पता क्या होगा, वो फार्मूला होगा कि पी वी इज़ इक्वल टू एफ वी बटा 1 प्लस आर टी, ठीक है। अगर यूँ भी कह लो ना कि इस तरह भी चेंज कर सकता हूँ मैं इस फार्मूले को, पी वी इज़ इक्वल टू एफ वी बटा 1 प्लस आर की पावर टी, या एन, आर की पावर एन भी कह सकता हूँ मैं, ठीक है। पी वी इज़ इक्वल टू एफ वी बटा 1 प्लस आर की पावर एन, ये भी कह सकता हूँ। यहाँ आर से मुराद रिक्वायर्ड रेट और टी से मुराद जो है वो टाइम है, यानी एन है। तो ये फार्मूले याद रखने हैं आप लोगों को, ठीक है। आगे जो है ना वो मैं यूज़ करूँगा पी वी इज इक्वल टू एफ वी बटा 1 प्लस आर की पावर एन वाला। अब वो कहता है कि अगर ना इस एग्जांपल को, पीछे वाले को हम आगे लेके चलें, तो अब बताओ प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो देख लो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू उसने दी हुई थी 1,10,000 रुपया, और जो 1 प्लस आर की वैल्यू दी हुई थी 10%, और टी जो था वो 1 था। तो इसको जब ज़रूर तकसीम करोगे तो यही अमाउंट आ जाएगी। तो इससे मुराद है, वो कहता है दिस इज़ द प्रेजेंट वैल्यू फ्राम वेयर वी स्टार्ट अर्ली। तो ये वही प्रेजेंट वैल्यू है जहाँ पे हमने स्टार्ट की थी। अगर फ्यूचर वैल्यू 2 सालों के लिए आ जाए तो बताओ प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो जहाँ पे टी हमने 1 लगाया था, अब 2 लगा लेंगे बस, क्योंकि टी से मुराद नंबर ऑफ़ ईयर्स है, इसको एन भी कहते हैं, टी भी कह सकते हो। तो फ्यूचर वैल्यू क्या थी भला, अब 2 सालों के लिए पीछे कितनी निकाली हमने भला फ्यूचर वैल्यू, जब 2 साल थे, अभी बता के हटाऊँ। देखो जब 2 साल थे ना, वहाँ पे हमारी जो थी अमाउंट आई थी ना पीछे, ये देखो 1,20,000 रुपये आई थी 2 ईयर्स के लिए। तो ये इंटरेस्ट की अमाउंट 1,20,000 थे। तो इंटरेस्ट इन प्रिंसिपल एफ वी, यानी पी वी इज इक्वल टू एफ वी हो गया। एफ वी बराबर हमारी फ्यूचर वैल्यू आई थी 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर टी, या यूँ भी कह लो या यूँ कह लो 1 प्लस आर टी। तो आर से मुराद रिक्वायर्ड रेट, टी से मुराद टाइम, इन दोनों को ज़रा देख के तकसीम करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। अब आ गया जी एप्लीकेशन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। वो कहता है अगर एक शेल्फ़ है ना, अलमारी है, उसकी प्राइस जो है वो इतनी है 5,000 रुपया, अगर उसको 20% डिस्काउंट दे दो कि यार 20% मैं छोड़ दूंगा आपको इसमें से, तो इसके मुराद ये होगा कि डिस्काउंटेड प्राइस बताओ क्या हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं। डिस्काउंटेड अमाउंट और डिस्काउंटेड प्राइस से क्या मुराद है। देखो डिस्काउंटेड अमाउंट से वो मुराद है जितनी अमाउंट आपने डिस्काउंट करनी है, माइनस करनी है। और डिस्काउंटेड प्राइस से मुराद ये है कि डिस्काउंटेड अमाउंट टोटल जो प्राइस थी असल उस चीज़ की, उसमें से निकालने के बाद जो आई है। मिसाल के तौर पे 100 रुपया है कीमत मेरे जूते की, उसके ऊपर मुझे 10 रुपये डिस्काउंट 10% डिस्काउंट दिया जाता है। तो अगर मैं उसका 100 का 10% निकालूँ तो वो बनता है 10 रुपये, अकेला 10 रुपये, ठीक है। तो ये 10 रुपये जो है ना, ये डिस्काउंटेड अमाउंट है। क्या है, डिस्काउंटेड अमाउंट है। अगर मुझे कह दिया जाए कि डिस्काउंटेड प्राइस बताओ, तो उससे मुराद उस चीज़ की टोटल में से, यानी 100 रुपये में से वो 10 जो डिस्काउंटेड अमाउंट हुई वो माइनस करूँगा मैं। तो वो 100 में से 10 रुपये माइनस करूँगा तो 90 रुपये आ जाएंगे। तो वो 90 रुपये डिस्काउंटेड प्राइस है, यानी डिस्काउंट की हुई प्राइस। डिस्काउंटेड को निकालने के बाद जो प्राइस आएगी वो डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड अमाउंट यानी वो परसेंटेज को टोटल पे अप्लाई करके जितना मेरे पास मैंने इंटरेस्ट या वो जो डिस्काउंट देना है वो अमाउंट आएगी, यानी 10 रुपये, वो डिस्काउंटेड अमाउंट है। ये पता होना चाहिए दोनों का डिफरेंस। तो इस तरह से जब हम इस तरह की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें ये मालूम करना होता है। तो देख लो अब डिस्काउंटेड अमाउंट वो कहता है 5,000 थी, उसके ऊपर 20% अगर आपने डिस्काउंट देना था तो वो कितनी डिस्काउंटेड अमाउंट है 1,000। अगर डिस्काउंटेड प्राइस मालूम करनी है तो वो डिस्काउंटेड प्राइस हम माइनस कर देंगे। तो ये है।
उसके बाद फ्यूचर वैल्यू और मालूम करो यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग। देखो पहले भी कहा कंपाउंडिंग या कंपाउंड इंटरेस्ट की जब जिक्र होगा तो इससे मुराद फ्यूचर वैल्यू होगी, और जब डिस्काउंट या डिस्काउंटेड अमाउंट का जिक्र होगा या डिस्काउंटिंग मेथड या अकेला डिस्काउंटिंग लिखा होगा कहीं भी, उससे मुराद प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो अब फ्यूचर वैल्यू है तो उससे मुराद हुआ कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को इस्तेमाल करके अब फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है। तो कंपाउंडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यू। कंपाउंडिंग से मुराद दरअसल फ्यूचर वैल्यू मालूम करने का नाम है या प्रोसेस है, अमल है, याद रख लो। अमाउंट यूजिंग इस्तेमाल की जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है बाय मल्टीप्लाइंग द प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके विद द कंपाउंडिंग फैक्टर। अब ये याद रखनी है सारी चीज़ें। कंपाउंडिंग फैक्टर 1 + r की पावर n के साथ। यहाँ पे n से मुराद नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड है, यानी कितने सालों के लिए आप कंपाउंड ले रहे हो, कंपाउंडिंग करनी है आपने, इकट्ठा करना है आपने अपना पैसा, कहाँ पे, फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी फ्यूचर वैल्यू होती है ना, यानी कंपाउंडिंग मालूम कर रहे हो अगर आप किसी वैल्यू का, कंपाउंडिंग मालूम करने से मुराद है फ्यूचर वैल्यू मालूम करना, डिस्काउंटिंग से मुराद है प्रेजेंट वैल्यू मालूम करना। तो कंपाउंड वैल्यू से मुराद हुई फ्यूचर वैल्यू और डिस्काउंट से मुराद हुई प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू एफ वी बराबर होता है पी वी इंटू 1 + r की पावर n। तो यही बात कर रहा है कि फ्यूचर वैल्यू यानी कंपाउंडिंग से मुराद दरअसल आपकी प्रेजेंट वैल्यू को ज़रब देना है, यानी उसका हासिल ज़रब होता है 1 + r की पावर n फैक्टर के साथ। समझ आ गई? इसका फार्मूला क्या है वो बताता हूँ। ये आ गया कि वो एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल फ्यूचर वैल्यू जो है ना वो आपकी इतनी है, अगर 1 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आप यूज़ कर रहे हो, 10% दे रहे हो इंटरेस्ट रेट, तो बताओ फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। देखो फ्यूचर वैल्यू बराबर होती है, फार्मूला है पी वी इंटू 1 + r की पावर n। ज़बानी याद होनी चाहिए आपको। पी वी इज इक्वल टू हो जाएगा जितनी भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू थी वो देख लो, 1 लाख थी फॉर एग्जांपल, इंटू 1 + r था हमारा रिक्वायर्ड रेट 10%, और नंबर ऑफ़ ईयर थे 1 ईयर के लिए, आफ्टर 1 ईयर था तो ऊपर पावर 1 लग जाएगी। तो 10% से मुराद है 1.0.10, इसको आप ऐड करोगे 1 के साथ तो 1.1 आ गया, उसकी पावर 1 लोगे तो 1 ही रहेगा, तो उसको ज़रब दोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो आपकी फ्यूचर वैल्यू है ना वो सिंपल इंटरेस्ट इन आवर अर्लियर स्लाइड इट इज़ द सेम। वाई? क्योंकि पहले साल के लिए ना हमेशा याद रखना है, पहले साल के लिए आपकी फ्यूचर वैल्यू ये अगर आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ मालूम करोगे ना तो वो आपके सिंपल इंटरेस्ट के बिल्कुल सेम यानी बराबर आएगी। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे भी साल 1 ही होता है और वहाँ पे भी आप जो है वो 1 साल ही कंसिडर करते हो। तो फर्स्ट ईयर के लिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से चाहे वैल्यू निकाल लो चाहे सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लो, दोनों के अंदर सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू। अब ये दूसरी एग्जांपल दी, उसने फ्यूचर वैल्यू दी हुई है आपको। ठीक है, साल उसने 2 कर दिया आपके बारे, इंटरेस्ट रेट उसने 10% किया हुआ है। तो फ्यूचर वैल्यू मालूम करो, तो फ्यूचर वैल्यू बराबर होती है पी वी इंटू 1 + r की पावर n। तो यहाँ पे आप लगा लो कि पी वी बराबर आपकी जो दी हुई है अमाउंट उसने, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू जो है ना वो मालूम करनी है, और प्रेजेंट वैल्यू उसने दे दी कि 2 साल के बाद बताओ 10% इंटरेस्ट रेट के ऊपर मुझे कितनी अमाउंट मिलेगी। तो मिलेगी का मतलब होता है गी फ्यूचर की बात है। तो एफ वी इज़ इक्वल टू हो जाएगा 10 लाख या 1 लाख इंटू, या अंदर वाली तकसीम ज़रब कर लोगे ना जब, उसके बाद 1,21,000 आ जाएगा। यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट इन आवर अर्लियर स्लाइड इट इज़ मोर। वाई? क्योंकि यहाँ पे भाई 2 सालों के लिए देखो ना, पहले साल के लिए इंटरेस्ट 10 रुपये लगा था ना, तो अब टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट की थी ना उसने फॉर एग्जांपल 100 रुपये थी, तो अब की बार कितना बन जाएगा 1 साल के बाद? 1,10,000 बन जाएगा। तो अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा ना आपका टोटल, तो लगेगा 1 लाख फॉर एग्जांपल 110 रुपये के ऊपर। तो 100 के ऊपर 10 रुपये मुनाफा था, ठीक है, तो 110 रुपये के ऊपर ज़्यादा हो गया कम मुनाफा होगा? ज़्यादा होगा ना, 100 की इन्वेस्टमेंट पे 110 रुपये मुनाफा हुआ, सही है। तो अगले साल 110 रुपये के ऊपर ज़्यादा होके आएगा। इस तरह से आगे आने वाले वक्त के अंदर जो पीछे वाली अमाउंट जो ऐड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसी तरह आपका इंटरेस्ट भी आपका बढ़ता हुआ जाएगा, और वो जब इकट्ठा होकर आ रहा होगा तो वो अमाउंट ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट ईयर के लिए हमेशा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना उसकी वैल्यू सेम रहती है, बट लेकिन अगर आप ज़्यादा सालों के लिए मालूम करोगे कंपाउंडिंग, यानी साल बढ़ाते चले जाओगे फ्यूचर के अंदर, तो उसी तरह आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, वो क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू जो आ रही होगी ना, तो वो क्या होगी, ज़्यादा आ रही होगी। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट जो है था और ऐड होता चला जाएगा। अब आगे हमारे पास फ्यूचर वैल्यू यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, यही वही चल रहा है टॉपिक। जो फैक्टर होता है ना विच इज़ गिवन विद व्हेन जब मल्टीप्लाई किया जाता है एक अमाउंट के साथ फ्यूचर वैल्यू के लिए, यार वही बात है कि जो फैक्टर हमने ऑब्जर्व दिया था ना,
फॉर एग्जाम्पल एफ वी इंटू पी वी इंटू वन प्लस आर की पावर एन था, तो ये वन प्लस आर की पावर एन ये फैक्टर कहलाता है, क्योंकि यही चीज़ तो मल्टीप्लाई हो रही है हर चीज़ के साथ, या यही डिवाइड हो रही होगी। देखते जाओ आप लोग आगे। गिव अस द फ्यूचर वैल्यू देता है, तो इट इज़ कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, यानी एफ वी आई एफ कहलाता है। तो ये दरअसल एफ वी आई एफ इज़ ऑलवेज कैलकुलेट किया जाता है विद दी वैल्यू ऑफ रेट एंड टाइम के साथ, सो इट इज़ रिटन एज एफ वी आई एफ, यानी रिक्वायर्ड रेट और मतलब देखो ना, एफ वी इज़ इक्वल टू पी वी इंटू वन प्लस आर था, तो जो इंटू वन प्लस आर की पावर एन थी ना, वो वन प्लस आर की पावर एन डिपेंड कर रहा था आर और एन के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पे आर और एन आया कि जो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मुराद ही वन प्लस आर की पावर एन जो है ना, इसको इंटरेस्ट फैक्टर कहा जाता है। यानी कि जो पीछे मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये देखो ना, यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है ना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू तो सही है जी, हमें एक इन्वेस्टेड अमाउंट होगी या एक आने वाली अमाउंट होगी, लेकिन उसके अंदर जो इजाफा कमी बेशी जो भी चीज़ कर रही है ना, वो आपका वन प्लस आर की पावर एन कहलाता है। और ये क्या है, ये इंटरेस्ट है जो आपको फ्यूचर में मिलेगा, समझा रही। तो ये जो फ्यूचर में मिलने वाली चीज़ है ना, जो पंगा ले रही है, जिसकी वजह से सारी तब्दीली रूनुमा हो रही है, वो वन प्लस आर की पावर एन है। तो इसको इंटरेस्ट फैक्टर कहा जाता है। अगर फ्यूचर वैल्यू का होगा तो फ्यूचर वैल्यू का इंटरेस्ट फैक्टर कह देंगे, अगर प्रेजेंट वैल्यू का होगा तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कह देंगे। और इसका फार्मूला भी बताता हूँ आगे। यहाँ पे जो पी वी ज़रब हो रहा है ना, इसके साथ फैक्टर के साथ, वो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और वो वहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है वो यहाँ पे आके तकसीम हो जाएगा। सिंपल इस तरह आप करोगे तो आपका जो वैल्यू फार्मूला तब्दील हो जाएगा, और वो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे आप लोग। ठीक है, एक चीज़ दी हो, दूसरी मालूम, मतलब दो चीज़ें दी होंगी ना यहाँ पे आप लोगों को, यानी कि एक आई वन प्लस आर की पावर एन भी दी हो, या अलग-अलग भी अंदर वाली चीज़ें दी हो, तो वो पुट करके आप एफ भी निकाल सकते हो। और अगर एफ भी दी हो और बाकी भी चीज़ें दी हो तो पी भी निकाल सकते हो। इस तरह से मुश्किल नहीं है। तो ये जो वन प्लस आर की पावर एन तनी इंटरेस्ट फैक्टर कहलाता है, और ये डिपेंड करता है आर यानी रिक्वायर्ड रेट और एन के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर यही चीज़ होती है वन प्लस आर की पावर एन। अब वो कहता है वेन, जब हम कंपाउंड करते हैं एक अमाउंट को वेरी लार्ज नंबर ऑफ ईयर, यानी कई सालों के लिए कर देते हैं, मिसाल के 30 साल के लिए फ्यूचर के अंदर, तो ये वैल्यू इतनी बड़ी हो जाती है ना कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, उससे बहुत आगे चली जाती है फिर ये। तो इस वजह से ये फैक्ट जो है ना वो होता है कि बहुत सारा इंटरेस्ट जो है ना वो इकट्ठा होता रहता है ओवर टाइम के साथ, यहाँ तक कि जो आपकी प्रिंसिपल असल अमाउंट होती है ना, जो आपने इन्वेस्ट की होती है, तो आपका वो जो इंटरेस्ट होता है उससे भी बढ़ जाता है आने वाले सालों में। कैलकुलेट करें तो इट गिव्स मोर मच वैल्यू, तो इसकी बहुत बड़ी अमाउंट आ जाएगी फिर आपके पास। यानी कि फ्यूचर के अंदर आपको जो मिलने वाला इंटरेस्ट होता है ना, थोड़ा थोड़ा करके, वो कई सालों तक अगर चलता रहे तो वो इतना हो जाता है कि आपने जो असल अमाउंट भी इन्वेस्ट की होती है ना, उससे भी बढ़ जाता है, इतना इकट्ठा होता चला जाता है। तो वो कहते हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं ना 5 सालों के लिए फॉर एग्जांपल, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि पी वी, यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर जो है ना वो तब्दील होते रहेंगे। ठीक है, तो इससे मुराद यही है कि दरअसल 5 साल के लिए अगर आपने कम्युलेट किया है ना अपने इंटरेस्ट को, तो उससे मुराद ये है कि एक जो इंटरेस्ट फैक्टर था ना वन प्लस आर की पावर एन, वहाँ पे जब एन की वैल्यू 5 पुट करोगे तो इसका मतलब है ये जो चीज़ है ना वन प्लस आर यानी जो इंटरेस्ट है, वो 5 साल आपको मिलेगा, यानी वो आपस में ज़रब खाएगा 5 टाइम। ठीक है, तो इससे फिर ज़्यादा ही होनी है वैल्यू, तो ये बात है। तो आफ्टर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी मल्टीप्लाई द फैक्टर विद द प्रिंसिपल, वी मल्टीप्लाई इट विद द प्रीवियस वैल्यू, that is not just for principal amount but the principal amount and the previous interest, so we always get greater value। वो कहता है, इसकी सिंपल लफ्ज़ में बताता हूँ, वो कहता है आज की अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट की है ना, 1 साल के बाद आपके पास इंटरेस्ट ऐड होकर वो अमाउंट फॉर एग्जांपल 100 रुपये आपने इन्वेस्ट की थी, 1 साल के बाद वो 200 रुपये आपके पास आ गए हैं। अब अगले साल वो 200 रुपये आपने इन्वेस्ट किए होंगे, समझो अपने जेन में रखना है कि अगले साल मेरे 200 इन्वेस्ट में आए हुए हैं बजाय 100 के, क्योंकि इंटरेस्ट भी उसमें 100 आ गया अब। तो अगले साल 200 के ऊपर फॉर एग्जांपल 400 आपको इंटरेस्ट आएगा, तो अगले साल 400 की बजाय 800 आएगा। तो इस तरह से ईयर के साथ ना इंटरेस्ट की अमाउंट अकामुलेट होती है, तो वो बढ़ती हुई चली जाती है। अब आगे जी प्रेजेंट वैल्यू, और मैंने पहले भी कहा प्रेजेंट वैल्यू दरअसल उससे मुराद है कि आपने ना डिस्काउंटिंग मालूम करनी है। ठीक है, तो द डिस्काउंटिंग से मुराद क्या है, प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर ये होता है कि डिस्काउंटिंग प्रोसेस है का नाम है कि आपने प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है, जबकि कंपाउंडिंग हमने क्या कहा था, फ्यूचर वैल्यू मालूम करने का प्रोसेस जो है उसको कंपाउंडिंग कहा था, और प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का जो प्रोसेस है उसको डिस्काउंटिंग कहा था। ठीक है, कहते हैं जब हम डिस्काउंट मालूम करते हैं तो हम इंटरेस्ट अप्लाई करते हैं और कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के बाद इंटरेस्ट में से और फ्यूचर वैल्यू में से। वही पहले बता चुका हूँ कि फ्यूचर वैल्यू जो है ना वो बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट के। जबकि जो प्रेजेंट वैल्यू होती है ना, वो हमने कहा था कि फ्यूचर में से माइनस कर देंगे हम इंटरेस्ट को। तो यही वो कह रहा है
कि इंटरेस्ट एंड कैलकुलेट द वैल्यू आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द इंटरेस्ट फ्रॉम द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आएगी। द डिस्काउंटिंग अ बिल और अ नोट इज़ कॉमनली यूज। बिल वगैरह नोट्स वगैरह जो है ना उनको अगर आप डिस्काउंट देते हो तो यही मालूम किया जाता है। हेयर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम अ बिल और अ नोट एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज़ पेड। इस तरह आपको जो भी इंटरेस्ट दिया जाता है ना वो आप उसमें से माइनस कर देते हो बिल वगैरह में से, और जो अमाउंट आती है आपके पास वो आपको पे करनी होती है। तो ये बिल वगैरह की सूरत में जो है वो बाज़ का आ रहा होता है, ठीक है। अब जो इसका फार्मूला क्या है, जिसका सिंपल फार्मूला यही होता है कि आप जो है ना मल्टीप्लाई करने की बजाय, जो हमने पहले मल्टीप्लाई करे थे ना प्रेजेंट वैल्यू के साथ इंटरेस्ट फैक्टर को, और हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ रही थी, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू जो होगी ना वो बराबर हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर देंगे हम 1+r⁴n यानी इंटरेस्ट फैक्टर के साथ, ठीक है। तो इसका फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, डिस्काउंटिंग फैक्टर से मुराद दरअसल 1/1+r⁴n है, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, जब बटे वाली चीज़ ऊपर जाती है तो पावर माइनस हो जाती है, तो 1+r⁻n हो जाएगा। समझा गई, इसका पूरा पूरा फार्मूला भी जेहन में आएगा। ये देखो कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू होती है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+r⁴n के। याद रखना है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू बटा 1+r⁴n के बराबर होती है। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को, इसका फार्मूले का पता होना चाहिए। वो कहता है वेन एवर वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, जब भी हमें प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी होती है तो हम एक फ्यूचर वैल्यू जो है ना वो मल्टीप्लाई करते हैं हम डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम उसको डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डिस्काउंटिंग के साथ। तो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को पता होना चाहिए, फार्मूला दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू होती है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r⁴n, यानी ज़रब होती है दोनों चीज़ें पी और 1+r⁴n, जबकि जो फ्यूचर वैल्यू होती है वो बराबर होती है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू वो बराबर होती है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+r⁴n के, या यूँ भी कह लो कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1+r⁻n। तो ये भी हो सकता है। उसके बाद एग्जांपल देख लो कि अगर आपको ना इतने हज़ार रुपये दिए गए हैं और 1 साल के बाद बताओ 10% इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप कितनी जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है बच्चों ये वाली अमाउंट, ठीक है, जो दी हुई है वो, उसको आप ऐड कर, उसको ज़रब दोगे 1+r⁻n के साथ, तो जो आएगा वो आपको आ जाएगा। अब ये देखो कि जो फ्यूचर वैल्यू थी ना वो थी 1 लाख रुपया। अब प्रेजेंट वैल्यू जो आई है ना वो हमेशा कम आई है, क्यों, क्योंकि उसमें से आपने इंटरेस्ट जो है उसको माइनस करना होता है, समझ आ रही है। तो इंटरेस्ट जब निकलेगा तो ज़ाहिर है कम ही होनी है वैल्यू फिर आपकी प्रेजेंट वैल्यू, तो वो आपकी 90,909 बनेगी, ये पता होना चाहिए। अब वो कहता है अगर आप गेट करते हो, एक हासिल करते हो 10 लाख रुपया 2 सालों के बाद, अब आपने गेट कितना करना है, ये यानी कि ये हुआ कि जो चीज़ आपको फ्यूचर में मिलनी है आपने वो गेट करना है, ठीक है। जो गेट किया जाएगा वो फ्यूचर वैल्यू में होगा, तो फ्यूचर वैल्यू दरअसल यानी हुई FV दी हुई है, वो 1 लाख रुपया है, और नंबर ऑफ़ ईयर भी दिए हुए हैं यानी कि n की पावर भी दी हुई है वो 2 है, और इंटरेस्ट भी यानी R का रेट भी दिया हुआ है वो है 10% पर आनम के हिसाब से। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है फ्यूचर वैल्यू इंटू 1+r⁻n के। तो R भी देख लो दिया हुआ है, N भी दिया हुआ है, सारी चीज़ों को जमा माइनस करने के बाद आप जब ज़रब दोगे ना 1 लाख के साथ तो 82,645 रुपये आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ़ ईयर बढ़ने से आपकी प्रेजेंट वैल्यू और कम होती चली जाती है, क्यों, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू के अंदर 2 सालों के लिए आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिला होता है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट ये माइनस होता चला जाएगा, समझ आ रही है। तो ये बात है कि नंबर ऑफ़ ईयर्स बढ़ने से या नंबर ऑफ़ इंटरेस्ट जो है ना वो बढ़ने से आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम से कम होती चली जाएगी। वी मे कंक्लूड फ्रॉम द टू एग्जांपल दैट मोर इज़ द नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग पीरियड, कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग पीरियड होगा 3 सालों के लिए, 4 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, उतनी ही आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि ज़्यादा सालों में इंटरेस्ट भी तो ज़्यादा मिला होगा ना, तो अब माइनस भी तो उतना ही ज़्यादा हो रहा होगा ना, तो ये बात है। अब आगे कि अगर हमें चेंज करना पड़ जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जांपल के अंदर, फॉर एग्जांपल 10 से 20 करें तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो पहले आ रहा था आपके पास कितना भला 82,000 रुपया, अब जो है वो 83,300 कुछ आएगा। वो कह रहा है 1 लाख दिया हुआ इंटू 1+r⁴ दी हुई है -n। अब नंबर ऑफ़ ईयर कम कर दिए उसने, लेकिन इंटरेस्ट जो है ना वो 20% कर दिया। तो दरअसल यहाँ पे ज़्यादा फैक्टर जो है ना वो असर होता है ईयर के बढ़ने से, इंटरेस्ट के रेट के बढ़ने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंटरेस्ट के बढ़ने से आप लोग देख लो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वैल्यू जो है वो ज़्यादा आई है पिछले की निस्बत। पहले 82 आ रहा था, अब जो है वो 83 हो गया।
तो इस तरह वो कहता है फ्रॉम हेयर वी मे कैलकुलेट दैट हायर इज़ द इंटरेस्ट रेट लेसर इज़ द प्रेजेंट वैल्यू एंड वाइस वर्सा। यानी इंटरेस्ट रेट आपका जो है वो ज़्यादा होगा तो आपकी वैल्यू कम आएगी, लेकिन ये गलत कह रहे हैं, इतनी कम नहीं आती जितना हम सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन आती है कम, क्योंकि पहले 1 लाख था, 1 लाख से 83 पे आ गया। अब ज़रा चलते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को ना टेबल की मदद से देखते हैं। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ सादा सी बात है कि हमें ना जो इंटरेस्ट फैक्टर है ना 1+r⁴n, उस पूरे के पूरी चीज़ का वैल्यू दी होगी, डायरेक्ट दी होगी, यानी 1+r⁻n या 1+r⁴n है ना, इसको कहते हैं इंटरेस्ट फैक्टर। इस पूरे की वैल्यू हमें दी होगी, हमने जस्ट प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू के साथ ज़रब या तकसीम करना है बस। अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है तो हम उसको क्या करेंगे, तकसीम कर देंगे फ्यूचर वैल्यू पे जो दी होगी। अगर हमने प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है ना तो उसको हम डायरेक्ट ज़रब दे देंगे प्रेजेंट वैल्यू के साथ बस। तो ये वाला फैक्टर ये कहलाते हैं, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं थी, क्योंकि वो हमें अब देखो ना आर भी दिया हुआ है 1%, 2%, 3%, 4%, नंबर ऑफ़ ईयर यानी एन भी दिए हुए हैं। तो उन्होंने ये डायरेक्ट ना मालूम करके एक टेबल सा बना दिया बस, कि 3% जो है ना वो अगर आपको इंटरेस्ट रेट मिले और 4 सालों के लिए, तो उसकी वैल्यू पता क्या आएगी, 1.126 आएगी। तो ये 126 दरअसल पहले से निकाल के रख दिया, एक टेबल बना ली उन्होंने ताकि परेशानी ना बने, समझ आ रही है। तो फ्यूचर वैल्यू बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r⁴n। तो 1+r⁴n से मुराद दरअसल यहाँ पे वो फैक्टर की वैल्यू है जो हमने अब देख ली है टेबल के अंदर मैच करके कि 3% पे चौथे साल में कितनी वैल्यू बनेगी, 1+r⁴n जो है वो 1.126 आएगा। तो वो डायरेक्ट हमारी सहूलत के लिए टेबल आ गए यहाँ, तो उसको ज़रब दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना वो दूसरा भी होता है, वो मतलब कि हम मालूम कर सकते हैं दूसरा फैक्टर टेबल भी फ्यूचर के लिए भी वो इसी तरह होगा, लेकिन वहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे बजाय ज़रब देने के, क्योंकि हमारे पास फ्यूचर वैल्यू जो है ना वो बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू ज़रब 1+r⁴n के, जबकि प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है FV बटा 1+r⁴n के। तो वो बटे में होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा बस, इंटरेस्ट फैक्टर। अब आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ना अपने सामने पेज रख लेना और जो मैं फार्मूले बताऊँ ना वो लिखने हैं। यहाँ पे बहुत मिस्टेक है फार्मूलों के अंदर, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है ऑर्डिनरी एन्युटी की। देखो ऑर्डिनरी एन्युटी होता क्या है, ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है, पहले उससे पहले ना ये पता होना चाहिए कि एन्युटी है क्या। एन्युटी से मुराद एक ख़ास अमाउंट का एक स्ट्रीम के अंदर हर साल सेम अमाउंट का ख़ास वक्फे के साथ मिलने का नाम एन्युटी है। क्या है, अमाउंट फिक्स रहे, यानी कि 2 सालों के लिए हर साल 1,000 रुपया मिलेगा, या कह लो 20 साल के लिए हर साल 1,000 रुपया मिलेगा। तो ये क्या है, सेम अमाउंट सेम स्ट्रीम के साथ आपको फिक्स सालों के लिए मिल रही है, तो इस चीज़ का नाम एन्युटी कहलाता है। अब उसकी फ्यूचर वैल्यू भी मालूम कर सकते हो आप, प्रेजेंट वैल्यू भी मालूम कर सकते हो। अगर तो वो अमाउंट लेनी या देनी है जो आपने, वो बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द ईयर है, साल के शुरू में है शुरू में है, तो फिर तो वो कहलाती है एन्युटी ड्यू। और अगर वो साल के एंड पे है तो उसको ऑर्डिनरी एन्युटी कहा जाता है। और आगे भी ज़्यादातर फार्मूला ऑर्डिनरी एन्युटी का ही आपने इस्तेमाल करना है, समझ आ गई है। तो ये हम ज़रा अब देखते हैं क्या होती है एन्युटी से मुराद क्या है। एन एन्युटी इज़ अ सीरीज ऑफ पेमेंट आर रिसिप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट। एक एन्युटी से मुराद ऐसी सीरीज़ का नाम है पैसे लेने या देने का बराबर अमाउंट हो, यानी कि फिक्स अमाउंट का एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद, यानी 2 साल के बाद रेगुलर आपको 30 सालों तक 1,000 रुपये मिलता जाएगा। ये जो मैंने लफ्ज़ कहे हैं ना, इस चीज़ का नाम एन्युटी है। इसके अंदर रेगुलर टाइम है, अमाउंट जो है वो इक्वल है, या रिसीव करूँगा या जो है वो मतलब पे करूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंश्योरेंस है, प्रीमियम आपने ना 20 लाख देना है हर साल, और ये एक एन्युटी कहलाता है। इसी तरह अगर एक शख्स है, उसने 40,000 रुपये इंटरेस्ट पे करना है हर महीने, तो ये भी एक जो है वो एन्युटी कहलाता है। अब ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है, ऑर्डिनरी एन्युटी से मुराद पेमेंट या रिसीव का बिल्कुल साल के क्या है एंड पे होने का नाम है। यानी आपने जो पेमेंट करनी है ना हर साल के एंड पे 5 सालों तक आप 1,000 देते जाओगे। ये जो मैंने एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उसको वजाहत किया ना, वो ऑर्डिनरी एन्युटी कहलाता है। ऑर्डिनरी एन्युटी या फिर डेफर्ड एन्युटी भी इसको कहते हैं। और ये इंश्योरेंस का यूँ कह लो कि वो इंश्योरेंस 20,000 आपने हर साल 31 दिसंबर को जमा करवानी है, तो साल के एंड पे जो होगी ना
शर्त दी होगी तो वो ऑर्डिनरी एनुटी होगी। अगर बिल्कुल कुछ भी ना दिया हो ना, फिर भी आपने यही तसव्वुर करना है कि वो एंड ऑफ द ईयर है, बस वो ड्यू होगी ना जो, उसके वो कहेगा कि स्टार्ट ऑफ द ईयर है, पेमेंट का लेना देना स्टार्ट ऑफ द ईयर है। तो ये जब एंड ऑफ द ईयर होगा तो पहले साल के लिए ज़ीरो हो जाती है, नंबर ऑफ ईयर जो है वो फर्स्ट ईयर को आप ज़ीरो कंसिडर करते हो, क्योंकि वो पहले साल के शुरू या फर्स्ट ईयर के एंड पे जो है ना वो हो रहा होता है काम। अब आ जाओ ज़रा फ्यूचर वैल्यू है ना ऑर्डिनरी एनुटी की कैसे मालूम की जाती है। दरअसल यहाँ पे जो फार्मूला है ना वो है पी एफ वी इज इक्वल टू आर इंटू 1+1/1 है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस, ठीक है। तो आप यूँ भी कह सकते हो इसको, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर बड़ा डिवाइडेड बाय आर छोटा। अब बड़ी ब्रैकेट लगाओगे और आप लिख दोगे 1 माइनस इंटू, सही है, 1-1/1 + r⁴n, ये भी कह सकते हो। कैसे भला? फ्यूचर वैल्यू बराबर हो जाएगी आर बटा आर छोटे, यानी ये जो छोटा आर है ना उसको आप इस बड़े आर के नीचे ले जाओ और ये लिख दो एफ वी इज इक्वल टू, ये टेबल रखो ना सामने, आप पेज रख के लिखो ज़रा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर कैपिटल डिवाइडेड बाय आर छोटा। और अब यहाँ पे लगाओ बड़ी ब्रैकेट और अंदर वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं 1-1/1 + r⁴ n। अब लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जो चीज़ ऊपर जाके माइनस हो रही है इसका मतलब पहले वो बटे में थी। तो इसको मैं अंदर वाली चीज़ को जब आर को मैं उस आर के नीचे ले जाऊँगा तो ये मेरे पास अंदर वाली जो होगी ना बड़ी ब्रैकेट में, इसको मैं लिख सकता हूँ 1-1/1 + r⁴n, ये भी लिख सकता हूँ। अगर यूँ ही लिखना चाहो तो यूँ ही लिख लो, समझ आ रही है। तो यहाँ पे एफ वी से मुराद है फ्यूचर वैल्यू, आर से मुराद है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये चीज़ों का पता होना चाहिए। आर से मुराद है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन से मुराद है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी कितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, 5 है, 6 है, 7 है, 10 बार पेमेंट की है, इस चीज़ का नाम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है। आर से मुराद रिक्वायर्ड रेट है, जो कि नहीं अमाउंट है इंटरेस्ट की, सॉरी, यह इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है। आर कैपिटल से मुराद अमाउंट की इंस्टॉलमेंट है, यानी 2000 रुपया फॉर एग्जांपल। और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से मुराद है 5 सालों के लिए। और आर से मुराद है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना मिलेगा। और एफ से मुराद है फ्यूचर वैल्यू, पता होनी चाहिए, समझ आ रही है, रट लो। उसके बाद आगे फैक्टर विच इज़ वेन मल्टीप्लाई किया जाएगा ना आपको अमाउंट के साथ, तो वो जो फैक्टर आपका फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनुटी कहलाता है, यानी FVIF, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनुटी कहलाता है, यानी फैक्टर ऑफ फैक्ट्री ऑफ एनुटी कहलाता है। फैक्टर लफ्ज़ ये फैक्टर लिखा हुआ है, पर ये पता होना चाहिए कि 1 माइनस इंटू 1+r⁴ जो है ना, इसको आप इंटरेस्ट फैक्टर कहते हो ऑर्डिनरी एनुटी का। उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लो कि अगर आप 10,000 रुपये ना पे कर रहे हो हर साल के एंड के ऊपर, हर साल 5 सालों तक, तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी अगर आप 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट जो है वो पे कर रहे हो, तो फ्यूचर वैल्यू बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे है वैसे प्रेजेंट वैल्यू ये, लेकिन आप इसको आर कहोगे, यानी कि इंस्टॉलमेंट का नाम दोगे, समझ आ रही है। तो ये बात ठीक है कि एफ वी इज इक्वल टू, आप इसको सी एफ भी कह सकते हो, यानी कैश फ्लो, यानी ये जो 1000 लिखा हुआ है ना, इसको आप सी एफ भी कह देते हो, इसको आप पी वी भी कह सकते हो, इसको आप आर भी कह सकते हो, बात एक ही है। मुख्तलिफ तरह से फार्मूले मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू सी एफ, यानी कैश फ्लो कह लो इसको, बटा आर 10% दिया हुआ है, इंटू 1 माइनस इंटू 1+r⁴ है। इसको जब जमा माइनस करोगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, किसकी? ऑर्डिनरी एनुटी की, याद रखना है। एंड ऑफ द ईयर होता है जब ऑर्डिनरी एनुटी कहते हैं। अब ज़रा वो फैक्टर नहीं था जो आगे वाला हमने जैसे पहले हम पीछे देख के आए हैं, वही सेम फैक्टर अब ऑर्डिनरी एनुटी का भी इसी तरह लगेगा कि ये फ्यूचर वैल्यू बराबर हो जाएगी मतलब आर के इंटू बाकी जो फैक्टर था ना सारे का सारा, उसको हमने किसका नाम दिया था? यानी इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनुटी का नाम दिया था। और वो कौन सा था भला? यानी वो जो जैसे हमने पहले मालूम की था ना, ये वाला नीचे वाला ये फैक्टर है जो ये, इस फैक्टर को अब उसने पहले ही नंबर ऑफ एन, यानी फर्स्ट ईयर के लिए 10% के ऊपर, 2% के ऊपर, 3%, 4%, इस तरह टेबल मिलता है ये बना बनाया। इसके ऊपर ना ये पहले से ये कैलकुलेशन की होती है, जिसके ज़रिए फिर हमने सिर्फ ज़रब या तकसीम करके अपनी डायरेक्ट अमाउंट निकाल लेनी होती है। तो इसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट आती है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा था उसने, 4 सालों के लिए 2% इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपने फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है ऑर्डिनरी एनुटी की। तो हमने यहाँ पे देखा कि 4 सालों के लिए टेबल के अंदर 2% के ऊपर फ्यूचर वैल्यू कितनी बनेगी, इंटरेस्ट फैक्टर कितना आएगा, पहले ये देखो ना, 4.122 आएगा। तो 4.122 यहाँ पे आ गया।
यानी कि उसको हम ज़रब दे देंगे अब आर यानी हमारा जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है उसके साथ, तो वो जो आएगी वो आपके पास सामने है बस। अब देखते हैं ज़रा प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी की। प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का फार्मूला सेम वही है जो यहाँ पे दिया हुआ था ना, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली है, यहाँ पे गलत दिया हुआ इसने, बिल्कुल गलत है ये वैल्यू फार्मूला पता क्या होता है, ये बराबर होता है पी वी इज इक्वल टू होता है आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर इंटू 1 प्लस आर की पावर माइनस एन ज़रब 1 प्लस आर, ज़रब देना होता है हमने 1 प्लस आर के साथ मज़ीद, समझ आ रही है। तो जब ज़रब दे देंगे ना मज़ीद एक बार और, तो वो आ जाएगा हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का फार्मूला, ठीक है। तो ये 1 माइनस इंटू 1 प्लस आर की पावर, ये गलत दिया हुआ है उसने फार्मूला। आप लोगों के लिए परेशानी की बात ही नहीं है, आप लोगों ने क्या करना है, गूगल खोलनी है, वहाँ पे लिखने हैं फार्मूले 4 याद करने हैं, सिर्फ कितने 4। नंबर 1 ऑर्डिनरी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला, ऑर्डिनरी एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू फार्मूला। जो नेट पे आपके सामने आ गए ना, समझो वो बिल्कुल करेक्ट है, उसको ज़बानी रट्टा लगा लो, बाकी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आर का भी, ठीक है, उसके बाद इसको सी एफ भी कह सकते हो, इसको प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हो, छोटे आर का भी, एन का भी पता होना चाहिए, नंबर ऑफ़ ईयर है, आर से मुराद रिक्वायर्ड रेट है, कैपिटल आर से मुराद अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है। मैंने कहा है कि गूगल पे लिखना है आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला और फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी का। इसी तरह एन्युटी ड्यू जो है ना, उसके भी 2 ही फार्मूले, एक प्रेजेंट का एक फ्यूचर का, बस यही फ़र्क है। चारों याद करके ज़ुबानी रट लो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो भी आपके पास आ गया ना कैलकुलेशन वाला फार्मूला, मतलब सवाल, वो आप नहीं छोड़ोगे इंशाल्लाह। तो ये देख लेना आप लोगों ने, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू के लिए। अब जी हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला वही जो बताया आप लोगों को, ठीक है, वही है। तो ये उसी तरह होता है, उसका भी फैक्टर ये बनेगा। अब एन्युटी ड्यू आ गया। एन्युटी ड्यू क्या है, ड्यू से क्या मुराद है जी, देखो वहाँ पे था एंड ऑफ द ईयर पेमेंट करनी है आपने, ठीक है। यहाँ पे है स्टार्ट ऑफ द ईयर जो है ना, वो आप पेमेंट ले रहे हो या दे रहे हो रेगुलर इंटरवल के साथ एक स्ट्रीम के अंदर, उस चीज़ का नाम ऑर्डिनरी एन्युटी है। बस फ़र्क यही है कि वो एंड ऑफ द ईयर था और ये स्टार्ट ऑफ द ईयर है, और हमेशा स्टार्ट ऑफ द ईयर बताया जाएगा। एंड ऑफ द ईयर बताया भी जा सकता है, और नहीं बताया गया तो आपने कंसिडर करना है कि वो एंड ऑफ द ईयर ही है। और अगर उसकी प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी पड़ गई, तो आपने ऑर्डिनरी एन्युटी का प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू फार्मूला अलग-अलग लगा के वो मालूम कर लेना है। अब इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ बनी होती है कि अहमद ने जो है वो इतने लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए, और वो कितनी अमाउंट 3 साल के बाद 2% के ऊपर हासिल करेगा। तो इसका मतलब है उसने जो इन्वेस्ट की है तो वो प्रेजेंट वैल्यू दी हुई थी, फ्यूचर की वैल्यू आपने मालूम करनी है, इंटरेस्ट भी दिया, नंबर ऑफ़ ईयर भी दिए हुए हैं। तो इस तरह ज़हन को हाज़िर दिमागी के साथ चीज़ सोचना है, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, क्या उसने प्रेजेंट वैल्यू दी है, फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है, क्या कह रहा है वो। दरअसल वो कहना चाह रहा है कि आज उसने इन्वेस्टमेंट कर दी है 1 लाख रुपया, और वो 3 साल के बाद 3% रेट के ऊपर फॉर एग्जांपल इतने लाख हासिल करना चाहता है, या कितने हासिल करेगा। तो इससे मुराद ये हुआ कि जो प्रेजेंट वैल्यू है ना आपकी, वो उसने दे दी थी, तो पैसे जब भी इन्वेस्ट किए हैं ना उसने, तो प्रेजेंट वैल्यू दी हुई थी। तो ये बात है, फ्यूचर मालूम करनी है, आर भी दिया होगा, एन भी, और फिर सिंपल फार्मूले याद करने हैं चारों के चारों, ऑर्डिनरी एन्युटी का भी और फ्यूज का भी। एंड ऑफ द ईयर की बात होगी तो आप फ़ौरन समझ जाओगे कि ये ऑर्डिनरी का जिक्र है, तो ऑर्डिनरी के जिक्र के अंदर 2 ही फार्मूले होंगे, या उसका प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला या फ्यूचर वैल्यू फार्मूला। अगर वो कहेगा स्टार्ट ऑफ द ईयर दी है, लिए हैं, तो इसका मतलब होगा कि वो जो है वो आपको उसने क्या दी हुई है भला, ऑर्डिनरी ड्यू दिए हुए, या ड्यू कहते हैं उसको, ऑर्डिनरी ड्यू, ठीक है। तो ये ड्यू जो होता है उसके भी 2 ही फार्मूले हैं, प्रेजेंट का अलग है, फ्यूचर का अलग है, वो भी पता होना चाहिए, आप मालूम कर लोगे बस। अब इसकी ज़रा फार्मूला ये होता है कि आपने ज़रब दे देना है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो पहले आपने मालूम किए हैं ना फार्मूले, उनके साथ जो ज़रब दे दिया जाएगा 1 प्लस आर को, तो वो आपका प्रेजेंट के साथ अगर ज़रब दे दोगे तो वो प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू बन जाएगा फार्मूला, प्रेजेंट के साथ दे दोगे प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला बन जाएगा। यानी कि सिंपल लफ्ज़ों में बच्चों ये बात है कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला था ना, उसको अगर आप ज़रब दे दोगे ना 1 प्लस आर के साथ, तो वो आपका फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला ऑर्डिनरी ड्यू का बन जाएगा। और इसी तरह जो फ्यूचर वैल्यू फार्मूला था ना ऑर्डिनरी एन्युटी का, उसको अगर आप ज़रब दे दोगे ना 1 प्लस आर के साथ, तो वो आपका फ्यूचर वैल्यू फार्मूला एन्युटी ड्यू का बन जाएगा। बस इतना फ़र्क है। फार्मूले मतलब याद करने की बात ये है कि 2 ही याद करने पड़ेंगे आपको। कौन से भला, गूगल पे जाके सर्च करोगे ऑर्डिनरी एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला एंड फ्यूचर वैल्यू फार्मूला, 2 फार्मूले आएंगे, उनको रट लो। और जो इसका बनेगा ना ड्यू का, वो सिर्फ उसके साथ ज़रब देना होता है 1 प्लस आर को, 1 प्लस आर को, बस दैट्स इट। अगर ना समझ आए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 0310
63 72 906 मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। मैं आप लोगों को ना पेज पे लिख के फार्मूले बता दूंगा, वो रट लो, बाकी ओके है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ पे भी ज्वाइन करवा दूंगा। किसी भी तरह की हेल्प के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। उसके बाद जो है ना, इसके 20 नंबर का बच्चों ये पहले मॉड्यूल से लेके 5 तक पूरे मिड के सिलेबस में से एक एमसी वो आपका वो आता है। 20 नंबरों का एक बड़ा एमसी ग्रैंड क्विज़ भी आता होता है, वो भी मैं सॉल्व करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको गारंटी और स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि वहाँ पे मेरे बच्चों के 20/20 आए और मेरे अपने भी इतने 20/20 आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद है जी फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी ड्यू जो है ना, अननेट ड्यू जो है ना, उसकी फ्यूचर वैल्यू मालूम करने के लिए यही है कि एफ से मुराद फ्यूचर वैल्यू होती है, आर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है, आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन से मुराद नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है। पता होना चाहिए बस, ये फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, ये कर लो, या पहले जो मैं बता चुका हूँ ना, मुझे आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, मैं आपको पेज पे लिख के भेज दूँगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू की ना परपीचुअलिटी क्या कहलाती है। परपीचुअलिटी से मुराद पता क्या है, ये फार्मूला याद रखना है, लफ्ज़ परपीचुअल को याद रखना है। परपीचुअल से मुराद ऐसी अमाउंट की लेन देन है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती, यानी हमेशा हमेशा फ्यूचर के अंदर चलती रहेगी, आपको एंडिंग का पता ही नहीं है। इस चीज़ का नाम परपीचुअल है। परपीचुअल एक अनूठी है, ये भी एक अनूठी है, यानी कि मिलती है अमाउंट आप लोगों को, एक ख़ास मिकदार मिलती है और एक ख़ास वक्फे के बाद मिलती है, लेकिन मिलती हमेशा हमेशा के लिए है। इस चीज़ का नाम जो है वो परपीचुअलिटी कहलाता है, ठीक है। परपीचुअल इसी से निकलेगा, परपीचुअल बॉन्ड आएंगे, ठीक है, परपीचुअल का नाम आएगा बार बार। तो परपीचुअलिटी एंड तक इस्तेमाल होगा जहाँ भी, तो वहाँ पता होना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ का मिलना जिसकी अमाउंट भी फॉर एग्जांपल फिक्स हो, मिले भी ख़ास वक्फे के बाद, लेकिन पता ना हो कितने दिनों तक मिलना है, यानी इन्फिनिटी, लामहदूद, नेवर एंड्स, दैट एंड्स इन्फिनिटी, हमेशा चलती रहेगी। तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेमेंट होंगी, पेमेंट के कोई मतलब कि आपको पता नहीं होगा कितनी है। सो थ्योरेटिकली हम जो इसकी यानी परपीचुअल की ना कभी भी फ्यूचर वैल्यू मालूम नहीं कर सकते, याद रखना है। कभी भी परपीचुअलिटी की फ्यूचर वैल्यू नहीं मालूम कर पाओगे, क्योंकि परपीचुअलिटी की फ्यूचर होता ही नहीं, वो तो हमेशा हमेशा ही चलता रहता है। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ हम प्रेजेंट वैल्यू ही मालूम कर सकते हैं परपीचुअलिटी की, ये याद रखना है। तो प्रेजेंट वैल्यू परपीचुअलिटी की मालूम करने के लिए जो है ना, वो हम क्या मालूम करेंगे, द रीज़न ऑफ हैविंग अ फार्मूला टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू परपीचुअल इज डिमिनिशिंग द वैल्यू ऑफ फ्यूचर इंस्टॉलमेंट, कि हम फ्यूचर की वैल्यू की जो इंस्टॉलमेंट होती है ना, उनको ख़त्म कर देते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू होती है ना अगले आने वाले सालों के लिए, वो हमारे पास कम से कम होती चली जाती है, और इस तरह मोर डिस्काउंटेड पीरियड होता है। मतलब ये कह रहा है कि ना, जैसे जैसे आपको फ्यूचर में आप जाते जाओगे ना, तो आपके नंबर ऑफ़ ईयर बढ़ते जाएंगे। जब नंबर ऑफ़ ईयर बढ़ते जाएंगे तो फ्यूचर वैल्यू जो है ना एफ वी, वो बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू बटा 1+r के। तो यहाँ पे 1+r और n की पावर जितनी बढ़ती चली जाएगी, तो आपकी वैल्यू वो इतनी छोटी हो जाएगी कि वो लामहदूद हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। इसलिए हम फ्यूचर वैल्यू कभी भी मालूम नहीं कर सकते। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू हम सिर्फ इसकी इसलिए मालूम कर सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू फ्राम फार्मूला बराबर होता है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1+r की पावर n के, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लो कि जो आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर पाओगे, फ्यूचर वैल्यू इसकी कभी भी मालूम नहीं की जा सकती। समझ आ रही है। तो ये आपको पता है, सम ईयर द एडिशन टू द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल इज़ निगलिजिबल। तो इस तरह जो प्रेजेंट वैल्यू आती है ना, वो हमेशा जो है ना वो निगलिजिबल हो जाती है, ज़्यादा सालों के लिए कम होती चली जाती है ना। तो ये बात का पता होना चाहिए आप लोगों को। लेसर दी लेसर ड्यू टू मोर डिस्काउंटिंग पीरियड, जितना पीरियड ज़्यादा होता चला जाएगा तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी। समझ आ रही है। सो आफ्टर सम ईयर द एडिशन टू द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुअल, तो कोई कुछ सालों के बाद वो कहता है कि जब नंबर ऑफ़ ईयर बढ़ जाएंगे तो वहाँ पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू निगलिजिबल हो जाएगी, ना होने के बराबर। तो ये पता होना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन हम इस तरह करेंगे कि 40 इंस्टॉलमेंट हुई हैं 100 पर ईयर, 100 रुपया पर साल, 40 इंस्टॉलमेंट हुई, 20% इंटरेस्ट चलता रहा है। तो बताओ आपको फर्दर रिड्यूस पैसेज ऑफ टाइम के हिसाब से परपीचुअल 2 डेसिमल तक ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाओगे, यानी इशारिया में आना शुरू हो जाएगा ना सवाल जवाब, तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट तक लेके जाओगे, उसके बाद ख़त्म कर दोगे। तो फार्मूला जो होता है ना उसको कैलकुलेट करने का वो याद होना चाहिए आपको, ये एंड तक इस्तेमाल होगा, याद रखना। प्रीफेड स्टॉक का भी यही होगा, प्रीफेड शेयर का भी यही होगा, ठीक है, और जो परपीचुअल बॉन्ड होते हैं उनका भी यही होगा, परपीचुअलिटी का भी यही होगा। पी वी इज इक्वल टू आर से मुराद रिक्वायर्ड रेट, यानी कि इंस्टॉलमेंट की अमाउंट डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट, आर छोटा। आर बड़े से मुराद है इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, ज़रब आर से मुराद रिक्वायर्ड रेट है। समझ रही, यही फार्मूला है इसका बस, पी वी इज इक्वल टू आर बटा आर छोटा, पता होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद ये डिस्काउंटिंग का रेट है, ये डिस्काउंटिंग रेट यानी प्रेजेंट वैल्यू का रेट होता है ना, डिस्काउंटिंग से मुराद प्रेजेंट वैल्यू का रेट होगा, आर से मुराद।
उसके बाद अगर हमारे पास परपीचुइटी जो है वो दी है कितनी है 1000 पर ईयर के हिसाब से 10% पर एनम के हिसाब से, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो वो बराबर होती है PV इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई आर, यानी आर कैपिटल भी दिया हुआ है और आर छोटा भी दिया हुआ है, तो आर कैपिटल 1000 है और आर छोटा 10% है, तो बस को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। अब आगे हमारे पास डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग फैक्टर क्या होते हैं एनओटी के, यूजिंग टेबल को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे देखो डिस्काउंटिंग एंड वही बात है यार, टेबल दिए हुए हैं यहाँ पे, वो डायरेक्ट आप ज़रा भी तकसीम करोगे तो आप उसका वैल्यू निकाल लोगे बस। इधर कुछ भी मतलब वही जो फार्मूले 4 है ना, मैंने पहले बताया कौन से, मतलब 2 ऑर्डिनरी एनओटी के, 2 ऑर्डिनरी ड्यू के, उनको अब जो उनके फैक्टर थे ना, बस वही फैक्टर दरमियान वाले आर कैपिटल को छोड़ के और 1 प्लस आर के साथ बाज़ का कहीं पे ज़रब दे रहे होते, कहीं पे नहीं दे रहे होते। तो वही चीज़ें हैं सारी की सारी, बहुत आसान है। सिर्फ मेरे पास मुझे व्हाट्सएप पे नंबर मैसेज कर देना, मैं समझा दूंगा। 0310 6372906 मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसको ना मैं तफसील से भी समझा दिया करूँगा, क्योंकि यहाँ पे इसने टोटल ये गलत दिए हुए हैं सर ने ना, काफ़ी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें गलत लिखी हुई हैं उन्होंने। ठीक है, तो वो फार्मूले में पेज पे लिख के ना ग्रुप में बाज़ कर बच्चों को समझाए हैं मैंने, और वो हर एक टॉपिक को मैं वहाँ पे क्लियर किया हुआ है। मज़ीद मेरे एक और लेक्चर सीरीज़ आएगी ना जो हैंड रिटन नोट्स की होगी, वो बेहतरीन होगी, वहाँ पे भी मैं ये सारी चीज़ें बता दूँगा। बस यही यहाँ पे ज़हन में रखो कि जो फैक्टर है ना दरमियान वाला आपका सारों में सेम आ रहा है। मिसाल के तौर पे 1 माइनस इंटू 1 प्लस आर की पावर माइनस एन बटा आर, ये फैक्टर था पूरे का पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे PVIF से मुराद है इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनोटी। ठीक है, और वो प्रेजेंट वैल्यू का होगा तो प्रेजेंट वैल्यू का हो जाएगा, अगर FVIF लिखा होगा तो वो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनोटी कहलाएगा। बस फार्मूले जो पहले आप लोगों ने मालूम तो याद किए होंगे ना 4, उन्हीं के दरमियान वाली चीज़ों को ना जो ज़रब तकसीम देने का नाम है, पहले से ही मतलब कैलकुलेट कर लिया उसने, और बाकी जो चीज़ें हैं दरमियान में वो ज़रा भैया तकसीम हो जाएंगी। मिक्स कैश फ्लो क्या होता है, वो कहते हैं सिंगल अमाउंट जो होती है ना प्रेजेंट आर या इन दी फ्यूचर के अंदर, एंड वी कैन कैलकुलेट देयर प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू रिस्पेक्टिव। वो कहता है देयर आर सिंगल अमाउंट एट प्रेजेंट, यानी आज के दौर में आपके पास सिंगल अमाउंट मौजूद है, या फ्यूचर के अंदर कोई ना कोई सिंगल अमाउंट मौजूद है। तो कहता है वी हम कह सकते हैं कैलकुलेट देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू, हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम प्रेजेंट वैल्यू दी होगी तो प्रेजेंट वैल्यू, अगर फ्यूचर वैल्यू की हमारे पास छोटी सिंगल अमाउंट दी उसकी हम फ्यूचर वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसी तरह वो कहता है अगर एक सीरीज़ दे दी जाए हमें बहुत सारी अमाउंटों की, तो उनको एनोटीज़ का नाम देंगे हम, और इस तरह से जो प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू होगी ना, वो हम इनकी किसी एक ख़ास फार्मूले के साथ नहीं हम इस्तेमाल कर सकते, मालूम कर सकते। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि मुख्तलिफ़ तरह की जो मिक्स कैश फ्लो होगा ना, उसके अंदर ये होगा कि बाज़ औक़ात वो ऑर्डिनरी एनोटी भी होगी, बाज़ औक़ात वो जो है वो मतलब कि सिंगल एनोटी भी होगी, बाज़ औक़ात वो परपेचुइटी भी होगी। तो मुख्तलिफ़ तरह की जो चीज़ें हैं ना वो मिक्स कर देगा वो। कहीं पे आपको लगेगा कि सेम अमाउंट जो है वो 1-1 हज़ार रुपये 1 साल के लिए दी जा रही है, कहीं पे आपको 3 सालों के लिए 2-2 हज़ार दिया जा रहा है, कहीं पे आप लोगों को जो है वो 4 सालों के लिए 3-3 हज़ार दिया जा रहा है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ तरह की जो कंडीशन है ना ऑर्डिनरी एनोटी की, या जो है वो मतलब ऑर्डिनरी एनोटी की होगी, या फिर वो एनोटी ड्यू की होगी, यानी एंड ऑफ द ईयर भी हो सकता है मतलब, या फिर वो स्टार्ट ऑफ द ईयर भी हो सकता है, या फिर वो कह सकता है कि ये जो है वो प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लो ऑर्डिनरी एनोटी की, या फ्यूचर मालूम करो, या ऑर्डिनरी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू मालूम करो, या उसकी फ्यूचर वैल्यू मालूम करो। तो इस तरह से आगे जाके फिर मैं एग्जांपल में बताता हूँ टेबल में किस तरह से मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। तो विच आर नाइदर सिंगल अमाउंट आर नार एनोटी कार्ड मिक्स कैश फ्लो, यानी ऐसी मतलब कि मतलब दी हुई आपकी रकमें जो ना ही सिंगल हो, ना ही मिक्स हो, ना ही सॉरी सिंगल हो, और ना ही वो जो है वो कोई एक ख़ास हो। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरह की होंगी। कैसे, मैं बताता हूँ कि मिक्स कैश फ्लो जो है ना वो सीरीज़ होती है अमाउंट की, रेगुलर इंटरवल के बाद मिलती है जो कि आपको, लेकिन वो सेम नहीं होती। कुछ कुछ टाइम के लिए कुछ होती है और कुछ टाइम के लिए कुछ होती है, मतलब वेरी कर रही होती है। तो इस तरह से उनकी प्रेजेंट और वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू मालूम करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हमें जो है वो कोई ख़ास फार्मूला नहीं दिया गया होता। तो हम 1 बाय 1 जो है ना, जो भी जितनी भी एनओटी उसके अंदर आ रही होती है, हर एक के लिए अलग-अलग से फार्मूला लगा के उसकी प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू जो भी हमें बताया गया होता है वो हम मालूम कर लेते हैं। अगर तो हमें कहा गया कि एंड ऑफ द ईयर है ये पेमेंट, तो फिर हम समझ जाएंगे ये जो है वो ऑर्डिनरी एनओटी का जिक्र हो रहा है, तो उसके हमें ज़हन में रखने हैं दोनों फार्मूले प्रेजेंट और फ्यूचर का। अगर वो स्टार्ट ऑफ द ईयर कह देगा तो हमें पता होगा कि ये एनओटी ड्यू का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, और वो जो अमाउंट दी होगी ना सीरीज़ की सूरत में और मिक्स होगी वो हमें पता होगा कि फिर यह एनओटी डी का जिक्र है, तो उसके ज़हन में फार्मूले फ़ौरन याद होने चाहिए, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम कैसे कैश फ्लो मालूम करेंगे जी,
यहाँ पे देख लो 3 कंडीशन हो सकती हैं कि मिक्स कैश फ्लो कैसे बनता है। तमाम मुख्तलिफ तरह की अमाउंटें हो सकती हैं, 2 या 2 से ज़ायद एनुटी हो सकती हैं। एनुटी से क्या मुराद है कि एक जैसी अमाउंट का ख़ास सालों के लिए अदा किया जाना या जो है वो रिसीव किया जाना। अब पहले देखो 3 सालों के लिए ना टेबल में 1, 2 और 3 सालों के लिए, ठीक है, 1,000 रुपया जो है ना वो अमाउंट दी जा रही है, ठीक है, मतलब दूसरी वाली रकम की बात कर रहा हूँ, इसी तरह तीसरी में भी। लेकिन पहली जो है ना वहाँ पे देख लो कि पहले साल 1,000 दिया, फिर 2,000, फिर 3,000, तो इसका मतलब हुआ ये तो कैश फ्लो मिक्स है। पहली वाली जो है ना वो मिक्स कैश फ्लो की जो है वो एग्जांपल है, और उसके अंदर ऑल डिफरेंट अमाउंट हो सकती हैं, ये वाली शर्त पूरी हुई है। और दूसरी टाइप कौन सी है, 2 और मोर एनोटीज़, यानी 2 या 2 से ज़्यादा एनोटी हो सकती हैं। देखो अब दूसरी एग्जांपल देखो यहाँ पे, इधर देखो, इधर यहाँ पे देखो, पहले साल के लिए 1,000, दूसरे साल के लिए 1,000, तीसरे साल के लिए 1,000। हमें पता चल गया कि सेम अमाउंट ख़ास सालों के लिए ख़ास वक्फे के बाद दी जा रही है, तो इसका मतलब ये एनोटी होगी। एक एनोटी ये होगी 1,000 के लिए, दूसरी एनोटी 2,000 के लिए होगी, तीसरी एनोटी 3,000 के लिए होगी। तो 3 एनोटीज़ मिली हुई हैं, तो 2 और मोर एनोटी हो सकती हैं, दूसरी भी शर्त पूरी होगी। अब तीसरे में चलते हैं। एनोटीज़ आर डिफरेंट, एनोटीज़ भी हो सकती हैं एंड डिफरेंट अमाउंट भी हो सकती हैं। अच्छा, ये कैसे होगा, देखो पहली जो शर्त वो ये है कि 1 से लेके 4 तक, देखो यहाँ पे आखिरी खाने में, यहाँ पे कॉलम में 1 से लेके 4 तक ना 1,000 रुपया दिया जा रहा है। तो 1 से लेके 4 तक जो है ना वो क्या है, बोला एक एनोटी बन गई, क्योंकि सेम अमाउंट पेड की जा रही है। आगे जो है ना वो तीनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे मिक्स कैश फ्लो का जिक्र करेंगे कि हर एक अमाउंट अलग-अलग है। फिर आखिर में जाके 8 से लेके 10 तक 3 सालों के लिए फिर आपको एक ख़ास अमाउंट ख़ास सालों के लिए दी जा रही है, जो कि एक एनोटी की एग्जांपल है। तो इस तरह से ये मिक्स कैश फ्लो हो गया। पहली जो मिसाल थी ना, पहला कॉलम, वो था अकेला मिक्स कैश फ्लो का, दूसरा था 2 या 2 से ज़्यादा एनओटीज़ का, तीसरा जो था वो एनओटी प्लस मिक्स कैश फ्लो था। समझ आ रही है? तो ये बात है। यहाँ पे अब आपको कैसे इसको कैलकुलेट करना है वो फार्मूले आ जाएंगे आगे, वो हम पढ़ लेंगे। प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू जो है ना वो कैसे मालूम की जा सकती हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू जो है ना हर एक कंपोनेंट के लिए अलग-अलग मालूम करोगे आप। यानी अगर एनओटी है ना तो वहाँ पे तो एनओटी फार्मूला लग गया, वो तो आ जाएगी, लेकिन मिक्स कैश फ्लो की अलग मालूम करोगे। अब प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को भी जहन में रखना है, और एंड ऑफ द ईयर है उसको भी जहन में रखना है, और स्टार्ट ऑफ द ईयर है उसको भी जहन में रखना है। यानी एनओटी ड्यू है तो वो भी जहन में होगी, ऑर्डर नहीं एनओटी है तो वो भी जहन में होगी, फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है तो वो भी जहन में होगी, प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है तो वो भी मालूम करनी है, वो भी जहन में होगी। फिर ये टाइप किस तरह की है ये भी जहन में रखना है, क्या ये 2 या 2 से ज़्यादा एनओटी हैं, या वो मिक्स कैश फ्लो है, या वो जो है वो बिल्कुल ही टोटल जो है वो सारी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो ये तीनों कंडीशन भी जहन में रखनी है, ठीक है। तो इनकी कैसे हम मालूम करेंगे जी, मिक्स कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू मालूम करना कैसी होती है। ये बात हमेशा आप जहन में रखनी है आप लोगों ने, कि जब भी आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिक्स कैश फ्लो मालूम करनी है ना, पीवी, तो सबसे पहले तो आप ना ज़रा पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं। देखो, लेट अस टेक दिस एग्जांपल, हेयर वी हैव 3 एनओटी। अरे हमारे पास ना 3 एनओटी दी हुई हैं, क्योंकि पता है हमें कि एनओटी जो है ना, पहली एनओटी है 1,000 के लिए, 1, 2, 3 सालों के लिए। अगली एनओटी 4 से लेके 7 तक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी और अमाउंट इजाफी बीच में नहीं आ रही, सारी की सारी जो है वो सेम अमाउंट की स्ट्रीम है। जब सेम अमाउंट की स्ट्रीम होगी तो वो एनओटी होगी, याद रखनी है। तो इसी तरह जो नीचे वाली है वो भी सेम अमाउंट की अमाउंट है, तो वो भी एक एनओटी है। तो अब वो जब ये ना कहे कि आपको जो है वो एंड ऑफ द ईयर या स्टार्ट ऑफ द ईयर है, सही है ना, बताया हो, तो हमेशा अपने जहन में रखना है कि वो एंड ऑफ द ईयर ही होगा। तो एंड ऑफ द ईयर के लिए आपने प्रेजेंट वैल्यू अगर मालूम करनी है तो आप प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला ऑफ ऑर्डिनरी एनोटी इस्तेमाल कर लोगे। अगर फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनोटी का फार्मूला मालूम कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया कि उसने एंड ऑफ द ईयर है, स्टार्ट ऑफ द ईयर है, तो आपने अब इसको एंड ऑफ द ईयर ही मानना है। तो उसके लिए आपने जो प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला है ना वो बराबर होता है आर ज़रब इंटू 1 - 1 प्लस आर की पावर -n बटा आर। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, दरअसल एक ट्रिक बताऊँगा, उसको जहन में रखना है। जो आपने पहले मालूम करनी है ना प्रेजेंट वैल्यू, जब भी मालूम करनी है तो इसका मतलब है आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, यानी कि 10 से 1 की तरफ जाना है, यानी पहले आखिरी साल से ऊपर की तरफ आना है। तो देखो, पहले जो आप मालूम करोगे ना, यहाँ पे मतलब 1, 2 और 3 पहले 3 सालों के लिए इकट्ठी रही है ना अमाउंट आपकी, ठीक है। तो उस सेम अमाउंट के लिए आप जो आर की अमाउंट है ना, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, वो आप सेम रख दोगे, 1,000 रुपये है, ठीक है।
तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर कितने हैं जी, कितने सालों के लिए चली है, 3 सालों के लिए। तो उसका जो फार्मूला था वहाँ पे n की जगह पे -3 आ जाएगा। और r इंटरेस्ट रेट कितना है वो इसने इधर स्टेटमेंट में बता दिया 10 है, तो 10 लगा लोगे तो इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2487। ये 2487 रुपये है ना, ये ऑटोमेटिकली 3 से चलते हुए 1 पे पहुंच जाएंगे। आपको इसको मज़ीद डिस्काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको मज़ीद ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है। बाद में ज़रब कैसे दिया जाता है वो मैं बताता हूँ। अब जो दूसरी है ना, दूसरी जो आपके पास स्ट्रीम है किसकी भला, इस मिक्स कैश फ्लो की, यानी ऑर्डनरी अनूटी की दूसरी स्ट्रीम वो 2000 के लिए, और वो है 4 से लेके 7 तक, यानी कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए। तो ये जो पीवी होगा 2 यानी दूसरी स्ट्रीम के लिए वो बराबर हो जाएगा आर यानी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 2000 हो जाएगी, ज़रब इनटू हो जाएगा 1 माइनस इंटू 1 प्लस आर यानी 10% की पावर -4, क्योंकि 4 सालों के लिए चली है, और डिवाइड तो आपने करना ही है आर के साथ, वो 10% आ जाएगा। अब ये जो अब मालूम कर लोगे ना बच्चे, इसका जवाब जो मालूम करें वो आ जाएगा 6340 रुपये, 6340 रुपये। अब ये वाली जो अमाउंट होगी ना वो 7 से चलती हुई इकट्ठी होके ना 4 तक तो पहुंच के, यानी 4 वाला जो 2000 है ना वहाँ पे आके यहाँ पे रुक जाएगी। यहाँ तक आप उसको मालूम कर लोगे, 4 पे आके वो रुक जाएगी, यानी वो 7 से चली, सही, इकट्ठी होती 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 4 तक जाके रुक जाएगी। अब 4 पे आके रुक गई है वो, अब 4 से ऊपर आपने वो लेके जानी है 1 पे, क्योंकि जब प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी तो नीचे से ऊपर की तरफ अमाउंट को इकट्ठा करना है आपने, किस पॉइंट के ऊपर, 1 के ऊपर। अब यहाँ पे 4 से उसको 1 पे लेके जाने के लिए ना आपने मज़ीद उसको डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट करने से मुराद होता है कि 1 प्लस आर की पावर -n कर देना है एक बार और। तो 1 प्लस आर की पावर n करोगे तो उसका मतलब हुआ 1.1। 1 प्लस आर से मुराद है कि 1 प्लस 10%, तो 1 प्लस 10% से मुराद है 1.1। उसकी पावर -n से मुराद n लगाओगे, जितने साल उसके ऊपर लेके जाने, कितने साल लेके जाने, 3 साल, 3 2 और 1 1, ठीक है। तो 3 साल ऊपर लेके जाओगे, 3 साल के लिए मज़ीद ज़रब दोगे तो ये 4761 आ जाएगा। इसी तरह जो आखिरी साल होगा वो आपके पास जो है उसके अंदर नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट 3 है और वो 3 सालों के लिए है। तो यहाँ पे देख लो नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट 3 आ गया, ठीक है, मतलब कि 3 सालों के लिए हो गया, 3 आ गया, और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट 3000 है। तो इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 7461। लेकिन इसको अब हमने 8 से ऊपर जितने भी हैं ईयर्स, 1 2 3 4 5 से लेके 7 तक के लिए डिस्काउंट करना है, तो इसको 1.1 माइनस की पावर 7 देंगे। यहाँ पे माइनस रखना है, याद रखना है, प्रेजेंट वैल्यू के अंदर ज़रब देना है तो माइनस के साथ दोगे आप 1 प्लस आर करके। और जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो मैं आगे जाके बताता हूँ, वो आपने ज़रब देना होता है किसके साथ, पॉजिटिव के साथ, और वो अमाउंट बजाय ऊपर लेके जाने के हम नीचे लेके आते हैं, यानी फ्यूचर की तरफ, यानी आखिरी सालों की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। तो ये आपने आखिर में क्या करना होता है, फिर सारों की जो पीवी PV1 PV2 PV3 मालूम की होती है उनको ऐड कर देते हो, तो ये आपके पास इस तरह से जवाब आ जाता है कि ये प्रेजेंट वैल्यू है मिक्स कैश फ्लो की। अब आगे दूसरी एग्जांपल के अंदर वो भी देख लो कि इसके अंदर ये दो मतलब कि दी हुई हैं, एक मतलब पूरी की पूरी स्ट्रीम है जो कि आपके पास यानी ऑर्डनरी अनूठी दी हुई है, ठीक है, और वो है आपकी कितने सालों तक, 8 सालों तक। तो 8 सालों तक पहले मालूम कर लिया आपने, उसको डिस्काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अमाउंट डायरेक्टली आपकी 1 पे कलेक्ट हो जाएगी, यानी 8 से लेके वो 1 तक खुद ही चली जाती है, पहली वाली को लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही चली जाती है। अब दूसरी देखो, वो अलहदा से मिक्स कैश फ्लो है, यहाँ पे हम डायरेक्ट सिंपल फार्मूला लगा देंगे, PV = FP × 1 + R की पावर n। तो n यहाँ पे -9 है, यानी कि 9 सालों तक है, ठीक है, 9वें साल है, तो 9वें साल के लिए हम -n लगा देंगे, तो ये 1272 आ जाएगा। इसको अब डिस्काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एनूटी नहीं है ना, अनूठी होती तो हम इसको लेके जाते हैं, अनूठी को हमेशा डिस्काउंट करके इकट्ठा किया जाता है एक जगह पे, ठीक है। लेकिन अनूठी ना हो, अगर मिक्स हुआ तो फिर आपने कभी भी डिस्काउंट नहीं लगाना, सही है। हाँ, अगर यहाँ पे 4 सालों तक 1 1 होता, फिर 4 से लेके 8 तक 2 2 होता, तो फिर हम ऊपर वाली दोनों को मतलब डिस्काउंट करते, अलहदा से उनको इकट्ठा कर लेते। लेकिन फिर 3000 था, वो डायरेक्ट उसका नंबर ऑफ़ ईयर जो है ना, वो जो भी जहाँ पे पड़ा हुआ है वो लगा के हम उसको मालूम कर लेते बस, ठीक है। तो अगर आपने इस तरह नहीं करना ना, फिर बच्चों यूँ भी कर सकते हो आप। देखो मैं एक और तरीका बता देता हूँ कि PV = 3000 × 1 + R की पावर -n कर लोगे आप। -n यहाँ पे अगर आप 1 लगा देते हो ना, 1 यहाँ पे माइनस की जो पावर है वो अगर आप दूसरे स्टेप में 3000 के साथ -1 लगा देते ना, तो फिर भी आप बाद में ज़रब तो देना था ना आपने, अगर आप उसको डिस्काउंट करके ऊपर ले जाते तो वो कितने पॉइंट देना था, -8 पॉइंट, यानी आप करते इंटू 1, यानी कि ये वाली जो अमाउंट आती ना आपकी -1 के साथ, उसको आप फिर ज़रब देते
1.1 की पावर -8 के साथ 8 साल ऊपर लेके जाते। तो -8 वो -1 अगर आप ये डायरेक्ट लगाते तो फिर भी आपने -9 के साथ ही करना था, इसलिए आपने डायरेक्ट भी ये लिख दिया तो कोई इशू नहीं है। अगर आप पहले की तरह इस तरह करना चाहो ना जो मैंने पहले बताया, तो फिर भी ठीक है, वो भी मसला नहीं है। यानी आप ये दूसरा पॉइंट जो 3000 वाला है इसको यूँ भी कर सकते हो, 3000 इंटू 1 प्लस आर की पावर -n, इसका जो जवाब आएगा ना उसको ज़रब दे दोगे आप 1.1 की पावर -8 के साथ, यानी 8 साल तक ऊपर आप उसको डिस्काउंट कर दोगे तो फिर भी जवाब 1272 ही आएगा। तीसरे में देख लो आखिरी में कि उसका जो है ना -10 है, ठीक है, तो आप 10वें साल पे है तो वो -10 लगा दो फिर भी ठीक है। अगर आप करोगे 5000 इंटू 1 प्लस आर की पावर -1, क्योंकि ये 1 साल के लिए आया था, और फिर उसको दोबारा ज़रब दे देते हो ना जो जवाब आता है किसके साथ, 1.1 की पावर -9 के साथ, तो आपके पास 1930 आ जाएगा, तो भी बात ठीक है। इनको ऐड कर दोगे। अभी भी इसकी ना समझ आए बच्चों, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो, 03106372 906 व्हाट्सअप नंबर बना हुआ है, मुझे टेक्स्ट करो, मेरे ग्रुप में ऐड हो जाओ। किसी भी तरह की हेल्प के लिए मैं हाज़िर हूँ। क्विज़, असाइनमेंट, जीडीबी, ऑनलाइन लेक्चर लेने हैं मुझसे, मतलब करवाना है, तैयारी करवानी है, सारा कुछ मैं पेड सर्विस देता हूँ, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो। और मेरे इंशाल्लाह पूरे बटा पूरे यानी 100/100 नंबर है पूरे इस पूरे की पूरी किताब के अंदर, ठीक है। तो मैं गारंटी देता हूँ, स्क्रीनशॉट भेज के दिखाऊंगा। मेरे बच्चों के रिज़ल्ट भी ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो, मैं कोई फेक काम नहीं करता। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आप जी मिक्स कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू। ये फ्यूचर वैल्यू बच्चों इस तरह होगी कि बजाय हम ऊपर जाने के ना अब नीचे आएंगे, और नीचे जब आएंगे तो जितने सालों के लिए हमने नीचे आना होता है उतने सालों के लिए हम अमाउंट को कंपाउंड करते हैं। अब बात कंपाउंड की करनी है, डिस्काउंट नहीं, कंपाउंड कहेंगे, क्योंकि हमने हम मालूम करने फ्यूचर वैल्यू। तो इसी तरह वही चीज़ें हैं सारी, फार्मूला वो जो है ना फ्यूचर वैल्यू ऑर्डनरी अनूटी वाला, वो हम लगा लेंगे। अगर वो कभी भी स्टार्ट ऑफ द ईयर कह देगा ना, फिर हम ड्यू की तरफ जाएंगे, वरना हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये ऑर्डनरी अनूटी ही है। तो ऑर्डनरी अनूटी का जो फ्यूचर वैल्यू फार्मूला है वो लगाओगे आप लोग, तो उससे मालूम करते जाओ और उसको कंपाउंड करते जाओ जितने सालों के लिए, और आखिर में उसको ऐड कर दो। इसी तरह यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अब ज़रा यूँ है कि थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे आखिर में देखो 1 साल के लिए 9वां, और आखिरी जो है वो पड़ा ही वहाँ है जहाँ हमने उसको लेके आना था। तो ऊपर वाली वैल्यू जो नीचे आ रही है उनको तो डिस्काउंट करेंगे, लेकिन आखिरी चीज़ को हम कभी भी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि वो मौजूद ही वहाँ है जहाँ उसे होना चाहिए। तो इसलिए ऊपर वाली चीज़ें नीचे वाले में आके ऐड हो जाएंगी। तो ये बात है। तो अब शॉर्ट पीरियड कंपाउंडिंग क्या होती है? शॉर्ट पीरियड कंपाउंडिंग ये होती है कि आपने ना per 100 will be paid after 1 year, rate is given as per cent annum के साथ। फॉर एग्जाम्पल if we say that interest rate is 10% per annum, this mean that this so will be paid after 1 year। ये अमाउंट है कि शॉर्ट पीरियड कंपाउंडिंग के मुख्तसर वक्फे के लिए। कंपाउंडिंग का मतलब है कि जो फ्यूचर के अंदर ना आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट को जो है ना वो इकट्ठे करते हुए चले जाओगे, तो वो शॉर्ट पीरियड कंपाउंडिंग कहलाता है। नाउ इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन सेम, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है लेकिन ये आप अप्लाई करते हो 1 से ज़ायद सालों के लिए, तो उससे आपकी जो फ्यूचर वैल्यू लेस आएगी या ज़्यादा आएगी? वो कहता है फ्यूचर वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि रेट जो है ना, देखो बच्चों वो ये कह रहा है कि आप लोगों ने ना 1 साल के अंदर एक बार इंटरेस्ट लग रहा है पहले आपका, ठीक है। अगर आप लोग ज़्यादा बार इंटरेस्ट लगाओगे 1 साल के अंदर, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि भाई मुझे जो है फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी कदर बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे जो फ्यूचर वैल्यू के अंदर मेरा अमाउंट होती है वो पहले जो लगेगा इंटरेस्ट, उससे मुझे पहले 1 साल के अंदर 110 रुपये मिलते थे मुझे, ठीक, उसके ऊपर इंटरेस्ट 110 रुपये मिलेंगे। अगले साल के ऊपर फॉर एग्जाम्पल 220 रुपये में लगेगा। अगर मैं उसी को 1 साल में 2 या 3 बार लगाना शुरू कर दूंगा तो मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट जब मिलेगा तो उससे मेरी अमाउंट जो आगे आने वाले वक्त के अंदर आ रही होगी वो ज़्यादा होती जाएगी, तो ज़्यादा अमाउंट पे ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरह अकामुलेटेड जो है ना वो अमाउंट ज़्यादा होती चली जाएगी। तो ज़्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना उसकी नंबर ऑफ़ तादाद बढ़ाने से, यानी ज़्यादा बार अप्लाई करने से आपकी वैल्यू जो फ्यूचर की वो इंक्रीज़ हो जाती है। बिकॉज अप्लाइंग द रेट मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार अप्लाई करने से जो अप्लाई ट्वाइस देन फर्स्ट की निस्बत रेट विल बी अप्लाई ऑन द, पहली बार तो प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा, दूसरी बार जो है वो अगर आप 6 महीने के बाद अगर इंटरेस्ट लगाना शुरू कर दिया तो वो दूसरे 6 महीने के बाद ही आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अब की बार वो बजाय फॉर एग्जांपल 100 रुपये इन्वेस्ट किया था वो 110 रुपये पे लगेगा, अगली बार 120 पे लगेगा। तो इस तरह इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता चला जाएगा दरमियान में भी, तो इस तरह आपके पास अमाउंट बढ़ती चली जाएगी और वो प्लस होती चली जाएगी इंटरेस्ट में। ये बात। अब वो कहता है कि चलो हम ज़रा करके देखते हैं कि 1000 रुपये इन्वेस्ट किए एक बंदे ने 1 साल के लिए, और वो 10% अनम के हिसाब, वो कहता है फ्यूचर वैल्यू बताओ। कंपाउंडिंग अगर बाई एनुअली की जाए, बाई एनुअली से मुराद है 1/2। इसके बड़े कॉम्प्लिकेटेड से फार्मूले हैं, पता होने चाहिए। देखो बच्चों यहाँ पे ना उसने सिंपल फार्मूला बताया कि फ्यूचर वैल्यू बराबर है
प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है हमने, फ्यूचर वैल्यू दी है 1000 रुपया और 1 + r की पावर n 1 ईयर के लिए, तो ये तो 1100 आ गया। अब अगर इस 1100 को जो हमने 1 साल के ऊपर इन्वेस्ट किया था ना, अब अगर हम उसको कह दें कि यार वो हम ना साल में 2 बार अप्लाई करें, यानी 6-6 महीने बाद, तो अगर हम 6-6 महीने बाद अप्लाई करें तो उसका मतलब है 1/2, यानी कि मैंने पहले बताया P = RT हो जाएगा ना। P से मुराद है प्रिंसिपल अमाउंट, ज़रब R से मुराद है रिक्वायर्ड रेट। जब मेरे लेक्चर शुरू में सुना होगा तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसकी मैं। तो R ये यानी कि 1000 से मुराद है यहाँ पे अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, ज़रब R से मुराद है रिक्वायर्ड रेट, और T से मुराद है नंबर ऑफ़ ईयर। तो हाफ ईयर से मुराद हुआ 1/2, तो उससे मुराद हुआ 6/12, तो वो आ जाएगा 50। अब ये 50 को अगर आप आपकी जो असल अमाउंट थी इन्वेस्ट की थी उसके अंदर आप 6 महीने के बाद जब ऐड करोगे 50 रुपये इंटरेस्ट, तो वो हो जाएगी 1050। अब नेक्स्ट जो 1 साल पूरे के बाद यानी 6 महीने, तो 6 महीने के बाद तो आपको 50 रुपये मिल गए थे ना, ठीक है। तो वो आपने अपनी असल अमाउंट जो पहले 6 महीने पहले इन्वेस्ट की थी 1000 रुपया, वो 6 महीने के बाद कितनी बन गई 1050। अब जो 1 साल के बाद दोबारा इंटरेस्ट जब अप्लाई होगा तो वो 1050 पे अप्लाई होगा, तो वो 1050 पे जब अप्लाई होगा तो वो बन जाएगा इस तरह आपके पास 52.5। तो ये 52.5 को अब दोबारा आप ऐड करोगे 1050, यानी 6 महीने के पीछे जो अमाउंट आ रही थी उसके अंदर, तो ये टोटल 1102.5 बनेगा। तो आप देख सकते हो कि कंपाउंडिंग जो है वो 1 साल से ज़्यादा अगर आप इंटरेस्ट अप्लाई करोगे, 1 साल के अंदर ज़्यादा बार अप्लाई करोगे तो उससे फ़ायदा है। 1100 की बजाय 1102.5 रुपये बन के आ रहे हैं, यानी कि उसमें फ़ायदा हुआ है। यानी शॉर्ट कंपाउंडिंग से आपका क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो शॉर्ट पीरियड जो कंपाउंडिंग एक्चुअली इंक्रीज़ कर देती है अफेक्टिवनेस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट की अफेक्टिवनेस बढ़ा देती है। इस तरह जो फार्मूला जो डिवाइस किया जाता है ना इसके लिए, अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, वो नीचे दिया हुआ है, वो आप लोगों ने देख लेना है। स्लाइड में शो नहीं हुआ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आओगे तो मैं ये स्लाइडें सारी शेयर कर दूँगा। एक्सप्लेन की हुई है मैंने, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की हुई हैं, नोट्स है मेरे पास, ठीक है, सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो है वो आपके जो हैंड आउट है ना वो भी मौजूद है हर तरह के, ठीक है। इसका हर तरह का मटेरियल मौजूद है, MCQs फाइलें मौजूद है, जो कहोगे मौजूद है। व्हाट्सएप ग्रुप में आके ज्वाइन करें। मेरा नंबर जो है वो 03106372 मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में अबाउट में मौजूद है, वहाँ पे भी देख के आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। शॉर्ट पीरियड डिस्काउंटिंग से क्या मुराद है, वो थी कंपाउंडिंग, उससे तो ज़्यादा वैल्यू आ रही थी। ये है डिस्काउंटिंग, इससे मुराद है कि आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू मालूम करोगे। जब प्रेजेंट वैल्यू मालूम की जाती है तो हमेशा डिस्काउंटिंग जो ये होती है कि आपने ना इंटरेस्ट को फ्यूचर में से माइनस करना है। तो ज़्यादा इंटरेस्ट जब लग रहा था तो ज़्यादा अमाउंट आ रही थी ना, तो ज़्यादा बार अगर आप उसको मतलब लगा के आप प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर रहे होंगे तो उससे आपकी वैल्यू और कम होती चली जाएगी, सही है। शॉर्टर पीरियड डिस्काउंटिंग जो है ना वो सिमिलरली इसी तरह की जा सकती है। तो इससे मुराद हुआ कि अप्लाई करोगे मोर देन वंस इन अ ईयर इंक्रीज दी फ्यूचर वैल्यू, सिमिलरली अप्लाइंग द रेट मोर देन वंस आल्सो चेंज दी प्रेजेंट वैल्यू भी तब्दील हो जाती है। उससे ये होगा फुल 1 ईयर के अंदर नेवर दिलेस वी अप्लाई दी रेट ट्वाइस ईयर, फर्स्ट इट इज़ फ्यूचर वैल्यू के ऊपर लगे, देन इट इज़ लेसर वैल्यू के ऊपर, सही है। तो यही बात है कि वो जो है ना वो कम कर देता है। इसकी हम ज़रा ना एग्जांपल देखोगे फिर समझ आएगी। देखो यहाँ पे वो कह रहा था कि ना हमने मालूम करनी है प्रेजेंट वैल्यू, यानी डिस्काउंटेड अमाउंट। प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है फ्यूचर वैल्यू बटा 1 + r की पावर n। मैं बटा ख़त्म करके पावर के ऊपर लेके जाऊँगा तो माइनस हो जाएगी। तो ये दरअसल जो फार्मूला लिखा हो ना वो बराबर है PV = FV × 1 + r की पावर -n। तो यहाँ पे जो PV है ना वो दिया हुआ है 1000 रुपया इन्वेस्ट किया उसने, और रिक्वायर्ड रेट है उसका 10%, और पहले साल के लिए -1 आ गया। तो ये 999 रुपये फॉर एग्जांपल जो है ना 9900 रुपये बन गया। अब वो कहता है इसी को अगर आप ना 1 साल में 2 बार मतलब अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो उससे क्या होगा। वो कहता है हाफ ईयर के मालूम करोगे ना 50 रुपये आ जाएंगे। तो 50 को अब आप माइनस करोगे, भाई जब माइनस करोगे तो वो 9950 रह जाएंगे। तो दोबारा जब 1 साल में 2 बार लगा रहे हो, दूसरी बार लगाओगे तो 49.75 रुपये बनेंगे। तो इस तरह 9950 में से 49 रुपये गए तो 9900 जो है वो ये रह गया। तो इसका मतलब हुआ कि अमाउंट जो है वो कम होती जा रही है, जितना ज़्यादा लगाओगे उससे अमाउंट आपकी कम होती चली जाएगी। ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। तो पहले जो अमाउंट आ रही थी ना वो आपकी थी 9000 कुछ, तो अब जो है वो 9.25 आ गई है। लेकिन वो ये तो कह रहा है कि ज़्यादा भी हो रही है, मुझे इसका आइडिया नहीं, लेकिन वो यही कह रहा है कि दोनों सूरतों में अमाउंट आपकी शॉर्टर पीरियड से इंक्रीज़ कर जाती है। यानी वो 999 थी ना, तो अब 999/25 हो गई। पीछे भी देखा होगा ज़्यादा होगी। तो ये सिंपल लफ्ज़ों में शॉर्टर पीरियड कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग करने से आपकी जो अमाउंट होती है ना उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, यानी अमाउंट की वैल्यू ज़्यादा आती है। इंटरेस्ट ज़्यादा बार अप्लाई करोगे साल में तो अमाउंट की जो है वो ज़्यादा आएगी असल अमाउंट से। उसके बाद लाइक शॉर्ट पीरियड कंपाउंडिंग के साथ इसी तरह इफेक्टिवनेस रेट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो कैलकुलेट किया जा सकता है, उसका भी एक फार्मूला है और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंटिन्यूस कंपाउंडिंग क्या होती है। देखो इसका ना आपको यही याद रखना है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग जो होती है ना वो ये है कि मुसलसल आप जो है ना
वो शॉर्टर पीरियड किए जा रहे हो 2 साल 3 साल के लिए और 365 सालों के लिए भी अगर कर लोगे ना, तो उससे आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। पीरियड डिस्काउंटिंग ये इससे मुराद ये है कि आपने पीरियड को कम करते जाना है, ठीक है। यानी 1 साल में 1 बार लग रहा था ना आपका इंटरेस्ट, आप कह देते हो 1 साल में 2 बार लगे, 1 साल में 3 बार लगे। अगर आप ये भी कह दोगे ना 365 सालों में 365 बार ही लगे, तो उससे आपकी इफेक्टिवनेस और बढ़ जाएगी। आपका जो रिजल्ट है और प्योर होके आएगा और ज़्यादा वैल्यू आप हासिल कर पाओगे। तो ये बात है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग इस चीज़ का नाम है कि सेकंड आर इवन लेसर मिनट, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये ज़ुबानी याद करना है आप लोगों ने कि फ्यूचर वैल्यू अगर मालूम करनी है ना कंटिन्यूस कंपाउंडिंग की, उसका फार्मूला होता है पी वी इंटू ई की पावर आर क्रॉस एन। और अगर प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है तो उसका वैल्यू फार्मूला सिर्फ ई की पावर जो आर क्रॉस एन है ना, वो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। एफ वी से मुराद है फ्यूचर वैल्यू आ जाती है, मरूज ही आई हुई है इसके बारे में। पी वी से मुराद प्रेजेंट वैल्यू, ई से मुराद एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 2.718। और इसका फार्मूला क्या है भला फ्यूचर के लिए? पी वी इज इक्वल टू एफ वी बटा वन प्लस पी वी इज इक्वल टू एफ वी बटा ई की पावर माइनस वो ई की पावर जो है वो आर क्रॉस एन हो जाएगा। अगर बटे को ख़त्म करोगे ऊपर लेके जाओगे तो ई की पावर जो है ना आर क्रॉस एन वो माइनस हो जाएगी। बस सिंपल दोनों फार्मूले रट लेने हैं, पता नहीं चाहिए कंटिन्यूस कंपाउंडिंग क्या होती है। यानी कि फ्यूचर में आने वाली अमाउंट को इतने छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड करके आज की वैल्यू मालूम की जाए कि उसकी इफेक्टिवनेस मज़ीद बढ़ जाए, ठीक है। और उसका फार्मूला एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू ई की पावर आर क्रॉस एन होता है। या अगर पी वी मालूम करनी है तो वही बात है, पी वी इज इक्वल टू एफ वी बटा कह लो या एफ वी इंटू ई की पावर आर क्रॉस माइनस जो है ना आर क्रॉस एन हो जाएगा। और ई की कांस्टेंट वैल्यू रहेगी 2.718। अब यहाँ पे देख लो उसने कहा कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है 10% एनुअल रेट के हिसाब से 2 सालों के लिए, तो बताओ क्या होगी। तो वो बस सिंपल फार्मूला लगाओगे वैल्यू निकाल लोगे। इसी तरह ये भी देख लो कि 1,000 पे इन्वेस्ट किया था उसने और 1,000 के बाद फ्यूचर वैल्यू हमेशा कम आती है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग की, 818 बन गई। 1,000 इन्वेस्ट किया था 818 आएगी। लेकिन जो प्रेजेंट वैल्यू होती है ना, फ्यूचर वैल्यू जो होती है ना कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, वो ज़्यादा आती है। 1,000 पे इन्वेस्ट किया तो उसको 10% जो है ना वो अगर रेट मिल रहा हो एनुअल, 2 सालों के बाद उसको 1221 रुपये हो जाएंगे। और ये अगर फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू में लोगों को नहीं, वो हमेशा कम आती है क्योंकि वो इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाता है ना। तो ये बात है, देख लो 818 आ गई 1,000 की। उसके बाद अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना ई आर आई, इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो इससे मुराद क्या है कि डिस्काउंट कर देते हैं हम शॉर्टर पीरियड कंपाउंडिंग को इंक्रीज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अमाउंट। फ्यूचर वैल्यू ऑफ अमाउंट मालूम करने के लिए हम अपनी शॉर्टर पीरियड जो है उसको डिस्कस करते हैं। जब एक रेट जो है ना इंटरेस्ट अप्लाई किया, ये मैंने जो रेड कलर में चीज़ें बताई हुई है ना, इनको समझ लेना। शॉर्टर पीरियड के लिए जितना मतलब शॉर्टर पीरियड के लिए आप इंटरेस्ट अप्लाई करोगे ना, उतना ही इफेक्टिवनेस बढ़ती हुई चली जाएगी। और ई आर का फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, वो आपने याद कर लेना है कि 1 प्लस इंटू आर बटा एम, ठीक है, की पावर एम माइनस 1 ज़रबे 100 होता है। यहाँ पे एम से मुराद नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग पीरियड है। अब ये कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग के लिए अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, एनुअल, सेमी एनुअल। और ये सारी चीज़ें जो है ना ये क्या है, ये आप लोगों को तब पता चलेगा जब आपकी असाइनमेंट आएगी, सही है। असाइनमेंट आएगी या जो है ना आपका जीडीबी आता है, वो इसी पूरे के पूरे जो है ना वो टॉपिक के ऊपर आता है। तो ये पता होना चाहिए ई आर आई बराबर होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो बराबर होता है 1 प्लस इंटू आर बटा एम। यहाँ पे एम से मुराद पता क्या है, यहाँ पे अगर तो सेमी एनुअल होगा ना तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, अगर मतलब क्वार्टरली होगा तो 4 हो जाएगा। और एम से मुराद दरअसल क्या है भला, नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग है, कितने सालों के लिए, 3 साल 4 साल 5 साल, माइनस 1 ज़रब 100 कर दोगे तो जो, और आर रिक्वायर्ड रेट है, समझ आ रही है। इसी तरह जो एक और फार्मूला है वो भी बताऊंगा आप लोगों को, वो है जी यहाँ पे ई आर आई का पता है नहीं, तो हाफ ईयरली के लिए होगा तो एम से मुराद होगा 1/2, सेमी का मतलब 1/2, क्वार्टरली का मतलब 1/4, समझ आ रही है। और एनुअली का मतलब है 1 अकेला, समझ आ रही है। सेमी एनुअली का मतलब 1/2, क्वार्टरली का मतलब ये 1/4। तो ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये फार्मूले मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। मेरे जो है ना मतलब व्हाट्सअप ग्रुप, वहाँ पे आओगे तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। उसके बाद हमारे पास आ गया जी कि फॉर एग्जांपल इफ़ अगर रेट इज सेमी एनुअल होगा तो कंपाउंडिंग जो है ना उससे मुराद एम की पावर 2 लगाओगे आप लोग, क्वार्टरली होगा तो उसकी 4 लगाओगे, सेमी होगा तो 2 लगाओगे, ठीक है। मंथली होगा और 6 माह के लिए होगा तो वहाँ पे आप लोग जो है वो 6 लगा दोगे एम की पावर। तो ये पता होना चाहिए ई आर आई, वो जो क्वार्टरली रेट जो दिया हुआ है फॉर एग्जांपल मंथली बेस के ऊपर, तो आप देख लो 12% बटा 2 करोगे 2% आ जाएगा,
तो ERI की पावर 12 हो जाएगी। लेक्चर लेंथी हो जा रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें से ना सिर्फ आप लोगों को इनके फार्मूले ज़बानी याद होने चाहिए बस। एक होता है इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो इस तरह से मालूम किया जाता है, फार्मूला 1+r की पावर 1/n-1 ज़रब 100 है। ज़बानी याद होनी चाहिए। आर से मुराद नॉमिनल या एनुअल रेट भी कहते हैं इसको, और एन से मुराद नंबर ऑफ कंपाउंडिंग या पीरियड है, ठीक है। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये देख लेना आप लोगों ने, फार्मूला याद होना चाहिए और अंदर जो चीज़ें टर्म यूज़ हैं उनका पता होना चाहिए। फार्मूले बाज़ वक़्त मरूज़ी में आ जाती हैं, बाज़ वक़्त मरूज़ ही आ जाती है, चीज़ें दी होती हैं, फार्मूला सिर्फ पुट करना होता है और वैल्यू आप निकाल लेते हो, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद लोन अमोर्टाइजेशन आ गया। लोन अमोर्टाइजेशन क्या है? लोन अमोर्टाइजेशन से मुराद यानी आपने लोन ले लिया बैंक से, अब आपने उसको लौटाना है, तो बैंक आपको एक स्टेटमेंट बना के दे देता है कि इतने सालों के लिए आप इतने साल के लिए हर साल इतनी अमाउंट दोगे तो इतने साल में आपकी वो पूरी की पूरी जो है वो अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इस्तेमाल है ये, ठीक है। लोन अमोर्टाइजेशन, लोन अमोर्टाइजेशन प्रोसेस है पे करने का, रीपे करने का एक लोन की अमाउंट जो आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर मतलब एक ही दफ़ा ली हुई थी, अब आपने जो है वो एक ही दफ़ा उसको देना है, ठीक है। तो वो कहता है लोन अमोर्टाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीपेइंग अ लोन। एक लोन की अमाउंट रीपे करने का नाम है इंस्टॉलमेंट के ऊपर एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। हर एक इंस्टॉलमेंट के जो है ना कंटेन मुश्तमिल होगी कुछ प्रिंसिपल, रीपेमेंट और इंटरेस्ट के ऊपर। इसको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना बच्चों, वो ये नीचे वाली सारी स्टेटमेंट देख लेनी है कि इसके अंदर इंस्टॉलमेंट अमाउंट होती है, प्रिंसिपल रीपेड होता है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होती है और रिमेनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि आपने ना इसका स्केड्यूल बनाना होता है, जो कि आप कैलकुलेट करते हो सबसे पहले तो लोन की इंस्टॉलमेंट की, उस बंदे ने दरअसल पैसे देने कितने हैं मुझे हर साल, अमाउंट ऑफ लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलेगा और टाइम पीरियड कितने सालों के लिए देना है। तो उसके लिए ना आप जो आपने फार्मूला पढ़ा है ना अभी पीछे, कौन सा भला, ऑर्डनरी अनुटी का प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला, मैं पहले भी होता है ये फार्मूला आगे तक चलना है। प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला जो ऑर्डनरी अनुटी है ना वो आप इस्तेमाल करते हो, इसकी पहले अमाउंट मालूम करते हो इंस्टॉलमेंट की। फॉर एग्जांपल वो कहता है अगर वो उधार ली थी उसने 1 लाख रुपया 5 सालों के लिए 10% एनम रेट के ऊपर, अब उसकी ना इंस्टॉलमेंट मालूम करो आपने, उसने हर साल देना कितना है। तो पहले इंस्टॉलमेंट के लिए सिंपल फार्मूला लगाओगे, आर की वैल्यू दी हुई है, सारा कुछ दिया हुआ है, ये 36,000 कुछ रुपये बनेगी। अब आपने उसका ज़रा स्केड्यूल तैयार करना है। स्केड्यूल यूँ तैयार करोगे आप लोग कि सबसे पहले तो ना इसके अंदर ये देखो कि होती क्या चीज़ है शामिल है लोन स्केड्यूल के अंदर। सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ ईयर का कॉलम होता है, फिर इंस्टॉलमेंट, फिर इंटरेस्ट, फिर प्रिंसिपल, फिर बैलेंस। तो ये जो होती है ना ऑर्डनरी अनुटी, ये एंड ऑफ द ईयर के ऊपर आपने तस्वर किया है, क्योंकि उसने बताया जो नहीं ना एंड ऑफ द ईयर है, फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। तो वो कहता है एंड ऑफ द ईयर आपने कंसिडर करना है, और फ्यूचर जो प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू फार्मूला है ना वो लगाओगे आप लोग, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू लगाओगे। क्यों? क्योंकि आज की डेट के अंदर हमने बताना है कि वो कितनी अमाउंट देगा। तो आज की डेट के अंदर पहले साल के लिए तो वो एंड ऑफ द ईयर दे रहा है, तो 1 लाख पूरे का पूरा उसका पड़ा है बैलेंस, उसने जमा करवाना है। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि जो हमने इंस्टॉलमेंट लगाई है ना पहले साल, वो 26,339 रुपये निकाली है पीछे, वो 26,300 वो जमा करवा देगा। अब उस 26,000 कुछ के ऊपर ना जो इंटरेस्ट उसने देना है वो 10% देना है। तो 1 लाख के ऊपर 10% जब ज़रूरत दोगे ना 1 लाख 10% के साथ, तो उसने जो इंटरेस्ट जमा करवाना है उसके ऊपर वो 10,000 रुपये करवाएगा। तो अब क्या करोगे आप लोग, ये 26 में से 10,000 इंटरेस्ट दे देगा वो, तो प्रिंसिपल अमाउंट उसकी कितनी बन जाएगी, तो 26 में 10 निकालोगे 16,339 आ जाएगी। अब 16,339 है ना, अब ये 16,339 असल प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी। उस प्रिंसिपल अमाउंट को अब आपने ना माइनस कर देना है उस 1 लाख में से। जब 1 लाख आप माइनस करोगे ना 1 लाख में से 16,379, तो वो आपके पास 83,620.25 आ जाएगा। अब अगले साल फिर वो दोबारा इंस्टॉलमेंट जमा करवाएगा, ठीक है। जब वो इंस्टॉलमेंट जमा करवाएगा तो आपकी बार इसको जो इंटरेस्ट लगेगा ना, वो बजाय 1 लाख की बजाय आपकी बार लगेगा 83,620 पे। यानी कि आप 83,620 को 10% के साथ इसके साथ ज़रब दोगे तो वो 83,062 आ जाएगा, यानी 83,162 आ जाएगा, ये इंटरेस्ट है। अब इस 83 को ना पीछे वाली अमाउंट यानी इंस्टॉलमेंट में माइनस करोगे तो वो 18,017 आ जाएंगे। अब की बार आपने क्या करना है, इस 83 में से ये उसकी प्रिंसिपल अमाउंट 18,000 माइनस करोगे तो वो 65,603 आ जाएगा। सारा इसी तरह करते जाओगे, 5 साल के बाद उसकी जो टोटल अमाउंट उसने लौटानी थी वो लौटा के चला जाएगा, और इस तरह उसकी ये स्केड्यूल तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया हमारे पास स्टार्ट ऑफ द ईयर की बात अब कर रहा है, पहले था एंड ऑफ द ईयर, बताया हो या ना बताया हो, मतलब अगर तो वो कह देना कि एंड ऑफ द ईयर है, फिर तो आपने समझ लेना कि वो आपने ऑर्डनरी अनुटी का जिक्र हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला लगाना है किसके अंदर, लोन अमोर्टाइजेशन में, प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला। और अगर वो ना बताए आपको, फिर भी आपने यही तस्वर करना है कि एंड ऑफ द ईयर है। जब भी आपको वो स्टार्ट ऑफ द ईयर का जिक्र करेगा, ड्यू का फार्मूले का जिक्र करेगा, तो फिर वो बताएगा, ज़रूर बताएगा। बस ये स्टार्ट ऑफ द ईयर है तो ऑर्डनरी अनुटी का जो है ना वो फार्मूला हम लगा लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला। तो उसके साथ पहले हम आर की अमाउंट मालूम कर लेंगे, वो आ जाएगी 23,098।
और यहाँ पे भी वो सेम चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे हम ज़ीरो नहीं लगाएंगे क्योंकि वो एंड ऑफ द ईयर थोड़ी ना है, वो तो स्टार्ट ऑफ द ईयर है। तो पहले साल ही उसने अमाउंट देनी है, तो पहले साल ही वो पहले इंस्टॉलमेंट दे देगा। स्टार्ट ऑफ द ईयर है तो वो 1 से शुरू होगा, वहाँ पे 0 से शुरू हो रहा था, पता है ना। यहाँ पे देखो वो 0 से शुरू हो रहा था टेबल, और आखिर पे बैलेंस लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे वो 1 से शुरू हो रहा है और वो पहले ही उसकी इंस्टॉलमेंट आ गई पहले साल, और उसके ऊपर इंटरेस्ट उसको नहीं देना, ठीक है। इंटरेस्ट ज़ीरो होगा क्योंकि उसकी अमाउंट तो थी नहीं कोई ना कोई, तो इंटरेस्ट ज़ीरो रहेगा। या याद रखने में रूज़ आती है यहाँ से। उसके बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी सेम ही रहेगी उसकी। अब टोटल जो अमाउंट होगी बेचारे की वो बच के उसकी 1 लाख की बजाय आप वो माइनस कर दोगे आप लोग, 1 लाख में से 23,098 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट, वो आपके पास 76,018 आ जाएगी दूसरे साल। अब वो क्या करेगा, उसके अमाउंट इंस्टॉलमेंट सेम देगा। यहाँ पे देखो सेम इंस्टॉलमेंट है और सेम ही इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं तब्दील होगी। जो इंस्टॉलमेंट पहली बार मालूम कर लोगे ना आप लोग फार्मूले से, सेम वो इंस्टॉलमेंट रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, ये बात भी ज़हन में रखनी मरूज़ आती है कि ऊपर से नीचे की तरफ इंटरेस्ट जो है ना वो आपका क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है लोन अमोर्टाइजेशन में, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है, ठीक है। और जो आपका बैलेंस होता है वो कम होता हुआ चला जाता है। ये याद रखना है कौन सी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ कम या ज़्यादा, और ये कौन सी सेम रहेगी। तो इंस्टॉलमेंट सेम रहेगी, इंटरेस्ट जो है वो नीचे की तरफ क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि कम होती जा रही है ना, बैलेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कम होता जाएगा तो आपका बैलेंस समझो कम होता जाएगा नीचे की तरफ, तो इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा। और उससे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ती हुई चली जाएगी, क्योंकि उसने माइनस होना होता है आपके बैलेंस में से। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। तो इस तरह जो ये कंटिन्यू हो जाएगी पहले साल ही, तो आखिर तक सेम रहेगी। आखिर में जाके वो 1 लाख में से जो माइनस करके आएगा वो लगा दोगे। फिर ये इसी तरह आपको इंटरेस्ट जो है ना वो दूसरे साल आके लगेगा, और वो किस पे लगेगा, जो बैलेंस होगा पहले साल का। बैलेंस कितना, 76,000 पे, 76,018 पे लगेगा, तो ये 7601 रुपये आ जाएगा, 84। अब आपने इस 23,098 1 माइनस 59 में से 7601 आप माइनस करोगे तो आपके पास जो है वो 16,379.75 आ जाएंगे। अब उसको जो है वो आपने माइनस कर देना है ऊपर वाले 76 में से, तो ये आपके पास अमाउंट है। इस तरह सारे मालूम करोगे तो आखिर में जाके ज़ीरो रह जाएगा। अब आगे सिंक सिंकिंग फंड। ये तो था कि आपने लोन ले लिया बैंक में, पीछे वाला जो लोन अमोर्टाइजेशन था ना वो तो ये था कि आपने बैंक में से लोन लिया है एक ही दफ़ा 1 लाख रुपये 10 लाख रुपया, अब आपने वो लौटाना है बैंक को। और ये बाज़ औक़ात बैंक की तरफ से बनाया जाता है अपनी सहूलत के लिए और उस बंदे के लिए जिसको वो इंस्टॉलमेंट बना के देते हैं कि आपने हर साल इतना इतना पैसा जमा करवाना है, और वो पेमेंट देता चला हुआ जाता है, और उसके आखिर में जाके उस मतलब कि अमोर्टाइजेशन के ऊपर उसका बैलेंस ज़ीरो हो जाता है और वो अपना काम ख़त्म करके निकल जाता है, और बैंक इंटरेस्ट भी कमा लेता है और सारा कुछ ओके हो जाता है। अब आगे सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड से मुराद है कि आप अपनी कोई भी फ्यूचर के अंदर ना कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हो, बहुत बड़ी है इन्वेस्टमेंट या बिज़नेस, आप चाह रहे हो कि मैं 20 साल के बाद ना कौन सी आज की डेट में अमाउंट जमा करवाना शुरू करूं कि 10 साल के बाद मेरे पास फॉर एग्जांपल 20 लाख मेरे अकाउंट में इकट्ठे हो जाएं। इस चीज़ का नाम है सिंकिंग फंड, यानी फ़ंड को इकट्ठा करना, डिपॉजिट करना, ये चीज़ है। सिंकिंग फंड कंप्राइजेज ऑफ एन अमाउंट, एक अमाउंट होती है सेट असाइड, जो एक साइड पे आप रख लेते हो, रेगुलरली रखते हो कुछ फ्यूचर पेमेंट के लिए। अब ये पेमेंट जो आती है वो हो सकती है कि आप बॉन्ड को रिटायरमेंट के ऊपर आपने बॉन्ड की अमाउंट पे करनी हो, या आपने कोई अदर लाइबिलिटी लेनदार या देनदारियाँ देनी हो उसके लिए, या आपने कोई बड़ा एसेट जो है वो मशीनरी जो है या ज़मीन लेनी है अपने बिज़नेस के लिए वो आपने लेनी है। इस तरह की मतलब कि ना बड़ी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो आप लोग, तो उसके लिए फ्यूचर के अंदर जो है वो आपको वो अमाउंट चाहिए, और आज आप वो इकट्ठा करना शुरू कर दो तो कितनी अमाउंट जो है उसके लिए आपको एक टेबल बनाना चाहिए, तो वो आपको सिंकिंग फ़ंड कहलाता है। तो इसके लिए क्या होता है, सिंकिंग फ़ंड जो है एक सेविंग अकाउंट की तरह होता है, जहाँ पे आप अपनी अमाउंट को अकामुलेट करते जाते हो और आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। जितना ज़्यादा अमाउंट आप जमा करवाओगे तो इंटरेस्ट मिलता जाएगा। ज़ाहिर है जब बैंक में पैसा रखते हो तो अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है आपको। तो इस तरह से एक सिंकिंग फ़ंड जो होता है ना उसके अंदर क्या चीज़ें शामिल है, फ्यूचर अमाउंट जो आपको रिक्वायर होती है कितनी चाहिए मुझे, रेट ऑफ़ इंटरेस्ट चाहिए कि कितना मुझे रेट ऑफ़ इंटरेस्ट मिलेगा, टाइम पीरियड मेरा कितना होगा, कितने सालों के लिए मैंने देनी है वो पेमेंट जो जमा करवानी है, और अमाउंट कितनी होगी मेरी उसकी, ये सारी चीज़ें ज़हन में रखते हो। और इसके लिए ना आप जो फ्यूचर वैल्यू फार्मूला है ना ऑर्डिनरी एन्युटी का, वो आप लेते हो। क्यों? क्योंकि आपने फ्यूचर वैल्यू तो मालूम करनी है, FV, समझ आ रही है। तो यही तो बात है यहाँ पे आके, वहाँ पे था पीछे सारे का सारा प्रेजेंट वैल्यू, ये पता है ना आप लोग को। जो जो लोन अमोर्टाइजेशन है ना वहाँ पे आपने FV नहीं मालूम की, वहाँ पे आप लेके गए PV को। देखो PV, ये देखो प्रेजेंट वैल्यू था यहाँ पे, हर जगह पे प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी का। लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंकिंग फंड के अंदर फ्यूचर वैल्यू का मालूम करोगे आप, लेकिन होगा ऑर्डिनरी एन्युटी का, क्योंकि उसने बताया थोड़ी ना है। हाँ बताया हुआ, ये देखो एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। जब एंड ऑफ द ईयर मालूम करोगे ना तो इसका मतलब हो गया आप लोगों को पता चल गया
कि एंड ऑफ द ईयर का जिक्र उसी वक्त आएगा जब हमारे पास क्या होगी भला कि जो है ना पेमेंट मैं साल के एंड पे कर रहा हूँ। तो फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला आपको ज़बानी याद होना चाहिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आओगे तो हर चीज़ तफसील से समझाऊंगा, लेक्चर भी देता हूँ वहाँ पे, हर चीज़ डिटेल से। मेरे साथ रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहोगे तो इंशाल्लाह इस बुक को अच्छे नंबर से आप क्लियर कर पाओगे। उसके बाद जो अभी देख लो फ्यूचर वैल्यू उसने दी होगी हमारे पास कि इतनी मुझे चाहिए। हमने आज की डेट के अंदर उसकी अमाउंट मालूम करनी है कि वो आज कितनी अमाउंट जमा करवाएगा। तो आर हमने मालूम करनी है, वो 16,379 अगर आज जमा करवाता है तो कितने सालों के बाद वो अपनी अमाउंट जो है एग्जैक्ट जो उसकी डिमांड है वो पूरी कर पाएगा। तो उसने कहा मैं 5,000 रुपये जो है ना वो चाहता हूँ कि मुझे जो है वो 10 लाख रुपये मैं चाहता हूँ 5 सालों में मुझे इकट्ठा हो। तो आज की डेट में मैं कितने जो है वो अमाउंट जमा करवाऊँगा। तो वो 16,379 अगर डेली मतलब हर साल जमा करवाता है तो वो 5 साल के बाद 1 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएगा। तो ये बात है। अब यह देख लो इसके जो होता है ना टेबल तैयार करने का तरीका, वो थोड़ा सिंपल है पिछले की निस्बत। लोन अमोर्टाइजेशन यहाँ पे ईयर है, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और बैलेंस है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है दरमियान में जो वहाँ प्रिंसिपल वगैरह आ रहा था, प्रिंसिपल नहीं होता। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट सेम रहती है, 819 रुपये पहले साल ही वो जमा करवा देगा, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर थोड़ी ना, एंड ऑफ द ईयर का है ना उसने। तो यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर 0 से शुरू नहीं हो रहा। हालांकि जो लोन अमोर्टाइजेशन था ना उसका एंड ऑफ द ईयर पे पहला जो साल है वो 0 से शुरू हो रहा था, पता है ना। लेकिन यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर 1 से शुरू हो रहा है, उल्टा है ये थोड़ा सा। और यहाँ पे जो स्टार्ट ऑफ द ईयर है वो 0 से शुरू होगा, क्योंकि अमाउंट आपने अब जमा करवानी है ना। तो जमा जब करवाओगे तो एंड ऑफ द ईयर करवाओगे तो पहले साल के आखिर में दोगे। तो आपने इंस्टॉलमेंट दे देनी 819 रुपये जो आपने निकाली होगी। अभी आपको इंटरेस्ट नहीं यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आपने जो है वो एंड ऑफ द ईयर दिया है, आखिर में जाके दिया है, तो इंटरेस्ट थोड़ी ना लगेगा। बैलेंस तो आपका पड़ा नहीं रहा बैंक में, समझ आ रही है। तो 819 का 19 बैलेंस पड़ा होगा। अगले साल आपको जो 819 होगा ना फिर आप जमा करवाओगे बैंक में। अब की बार आपके पास बैलेंस जो होगा ना अकाउंट के अंदर वो 819 पिछले साल का पड़ा होगा जो आपने एंड ऑफ द ईयर पहले साल की जमा करवाया होगा। अब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 81.9 बनेगा। 819 को ज़रब दोगे ना जब आप 10% के साथ, तो 81.9 आएगा जवाब। तो अब क्या करोगे आप, उस 819 को जमा करोगे आप दोबारा 800, इस 800 बैलेंस, पिछला बैलेंस जो आपका पहले जमा है 819 प्लस दूसरे साल जो आपने जमा करवाया होगा एंड ऑफ द ईयर के 819 और 819 कितने हो गए, 16 से कुछ जमा 81 करोगे तो वो 1719.9 आ जाएगा। क्योंकि अब आपने बैलेंस इकट्ठे करते जाना है, अकाउंट में आपका बैलेंस ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि अब आपने आखिर में जाके अपनी एक जो सेट की हुई अमाउंट वहाँ तक पहुँचना है। तो इस तरह वो टोटल अमाउंट पिछले साल की और अगले साल में ऐड होती हुई चली जाएगी, और इंटरेस्ट भी जो आपको मिल रहा है इजाफी फ़ायदे के तौर पे वो भी ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो तीसरे साल में फिर आप 819 जमा करवाओगे। फिर क्या होगा, पिछले साल का 171 में 819 जमा करोगे, और अब की बार एक जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 172 मिलेगा, तो ये 2710 हो जाएगा। चौथे साल में आपके पास टोटल 838 हो जाएगा, और पाँचवें साल में आपकी अमाउंट तकरीबन 5000 आप पूरी कर लोगे। तो ये बात है। तो अब सिंगिंग फंड आ गया हमारे पास। अगर वो अनट ड्यू हो यानी कि स्टार्ट ऑफ द ईयर हो तो फिर क्या होगा, वो कहता है दिस विल अर्न मोर इंटरेस्ट एंड सो लेस अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड। तो इस तरह क्या होगा कि इसका ज़रा देख लेते हैं हम। तो ये वाला फार्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू के लिए ऑर्डिनरी एन्युटी का। अब यहाँ पे आप 0 से शुरू करते हो, यानी कि एक बात हमेशा याद रखनी है, जो सिंकिंग फंड है ना वो अगर एंड ऑफ द ईयर है तो वो 0 से शुरू होता है। लेकिन अगर आपके पास जो आपका लोन अमोर्टाइजेशन है ना वो एंड ऑफ द ईयर शुरू होगा ना, अगर एंड ऑफ द ईयर है तो वो 0 से शुरू होगा। लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल ऑपोजिट है इसके, क्या भला, सिंकिंग फंड अगर तो वो एंड ऑफ द ईयर है तो वो 1 से शुरू होगा। अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर यानी एन्युटी ड्यू में है तो वो 0 से शुरू होगा। अभी एन्युटी ड्यू है क्योंकि वो स्टार्ट ऑफ द ईयर है, तो ये 0 से शुरू हुआ। आपने इंस्टॉलमेंट जमा करवा दी 14,890 रुपये। इंटरेस्ट आपको नहीं मिलना क्योंकि आपने शुरू में दिया है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बैलेंस आपका पड़ा रहेगा। 0 ईयर में दिया ना आपने, पहले साल के शुरू में ही दे दिया, तो ठीक है। अगले साल जाके पहले साल के अंदर आपको जो है वो आपको 14,890 के ऊपर इंस्टॉलमेंट फिर आप जमा करवाओगे, ठीक है। अब की बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। 10% को ज़रब दोगे आप 14,890.68 बैलेंस को, 0 ईयर के आखिरी बैलेंस को, तो उसको आप जमा करते जाओगे, आखिर में जाके आपका 10,000 या जो भी डिमांड है आपकी वो पूरी हो जाएगी। और आखिरी साल जो है ना उसके अंदर आपको कोई ज़रूरत नहीं है जमा करवाने की अमाउंट। क्यों? क्योंकि उस साल जो आपके पास बैलेंस पड़ा होगा ना चौथे साल के एंड का, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वही ऐड हो जाएगा और आपकी अमाउंट पूरी हो जाएगी। तो ये बच्चे आप लोगों को पता नहीं चाहिए, इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने बच्चे क्या बातें की हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन देखे हैं, ठीक है।
टाइम वैल्यू ऑफ मनी के डिस्कस किए हमने। समरी जो है वो अब देखते हैं कि इंटरेस्ट हमने देखा क्या होता है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट देखा, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू मालूम की, डेफर्ड एनुटी मालूम की, एनुटी ड्यू, परपिचुटी उसके फार्मूले, शॉर्टर पीरियड कंपाउंडिंग क्या उसके फार्मूले, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का प्रेजेंट फ्यूचर फार्मूला, अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला, इक्विवेलेंट रेट का, मिक्स कैश फ्लो का, लोन अमोर्टाइजेशन और सिंकिंग फंड, ये सारी हमने की। तो ये था लेक्चर हमारा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को ना समझ आए ना तो आप लोगों ने 0310 63 72 906 03106372 906 ये मेरा नंबर है। आप लोगों ने जो है मेरे इस नंबर पे मैसेज करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है, या मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, वहाँ पे अबाउट में जाओगे तो वहाँ पे भी जो है वो मेरा ऐड है, लिंक मुख्तलिफ़ तरह के जो है ऑफिशियल मीडिया के, ठीक है। तो वहाँ पे भी जाके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।